तो बच्चों हम लोग सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स के एमएचटी सीटी से रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। तो ऑलरेडी हम लोग एक वीडियो में देख चुके हैं कई सारे क्वेश्चंस एमसीक्यूज एमएचटी सीटी से रिलेटेड। आगे इस सिलसिले को बढ़ाते हैं और कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो आपके स्क्रीन पे आप देख सकते हो अगला क्वेश्चन। तो देखो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, अ यूनिफॉर्म वायर ऑफ लेंथ एल एंड डायमीटर डी एंड डेंसिटी रो इज स्ट्रेच्ड बाय अ टेंशन टी। द करेक्ट रिलेशन बिटवीन इट्स फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन द लेंथ एल एंड द डायमीटर डी इज। चलिए ठीक है, देख लेते हैं यहाँ पे रिलेशन चारों में से कौन सा आएगा। फ्रीक्वेंसी का जो फॉर्मूला होता है फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी का 1/12 रूट ऑफ टी बाई म्यू होता है। अगर मैं एक स्ट्रेच स्ट्रिंग की बात करूँ तो अब देखो आपका जो स्ट्रिंग होता है वो एक सिलेंड्रिकल जैसा आप मान सकते हो उसको, उसका जो शेप होता है वो सिलेंड्रिकल शेप माना जा सकता है। तो अब यहाँ पे आप देखो कि फ्रीक्वेंसी में एल तो है यहाँ पे, लेकिन उसके अलावा इन्होंने डायमीटर डाल के रखा हुआ है। तो हम बात यहाँ पे करते हैं म्यू की। म्यू जो होता है वो म्यू होता है मास पर यूनिट लेंथ। पहले इसी को सॉल्व कर लेते हैं। मास पर यूनिट लेंथ होता है। अब मास को आप डेंसिटी के टर्म्स में क्या लिख सकते हो, डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम होता है। तो मास इज इक्वल टू डेंसिटी इंटू वॉल्यूम हो जाएगा। और सिलेंडर का जो वॉल्यूम होता है वो एरिया इंटू लेंथ होता है। इसका जो भी क्रॉस सेक्शन एरिया ए है मल्टीप्लाइड बाय जो एल लेंथ है, तो आपका रो एरिया इंटू लेंथ हो जाएगा यहाँ पे वॉल्यूम, और आपका लेंथ कैंसिल आउट हो जाएगा, मतलब रो इंटू ए हो जाएगा। अब एरिया क्योंकि इसका सर्कुलर एरिया है तो हम इसको पाई आर स्क्वायर लिख सकते हैं। और रेडियस को हम लोग क्या लिख सकते हैं बताओ, रेडियस डायमीटर का आधा होता है तो d/2 का स्क्वायर लिख दो, तो ये हो जाएगा रो पाई d स्क्वायर बाय 4। बस यही वैल्यू उठा के आपको इक्वेशन 1 में डालना है, म्यू की जगह पे पुट इन इक्वेशन 1। तो आपका जो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी f है उसका फॉर्मूला हो जाएगा 1/12 अंडर रूट टी अपॉन म्यू। म्यू का फॉर्मूला क्या आ जाएगा, वैल्यू क्या आ जाएगा, रो पाई डी स्क्वायर बाई 4। रो पाई डी स्क्वायर बाई 4। 4 ऊपर चला जाएगा या फिर हाँ ऊपर चला जाएगा, तो ये हो जाएगी 1/12 अंडर रूट 4 रो पाई डी स्क्वायर। अब देखो डी स्क्वायर जो है, डी स्क्वायर का स्क्वायर रूट डी होता है, तो डी बाहर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 1/12 डी और अंदर बचेगा 4/रो पाई। ना से अगर मैं बाकी सारी चीज़ें कांस्टेंट मान के चलूँ और यहाँ पे इक्वेशन में आपको सिर्फ ये जो ऑप्शन है उसमें सिर्फ एल और डी के बारे में पूछा गया है, तो देखो एल और डी सिर्फ यहाँ पे है, तो एल और डी फ्रीक्वेंसी एल और डी के दोनों की इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। एफ इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू एल एंड डी। बाकी सबको हम कांस्टेंट मान सकते हैं। अगर मुझे सिर्फ एल और डी के बारे में पता करना है तो एल के प्रोपोर्शनल है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल और डी के भी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। तो फ्रीक्वेंसी विल बी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू एल इंटू डी एंड दैट इज ऑप्शन डी। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये देखो क्या दिया हुआ है, सोनोमीटर वायर स्ट्रेच्ड बाय वेट डब्ल्यू इज इन यूनिसन विथ अ ट्यूनिंग फोक, द करस्पॉन्डिंग रेजोनेटिंग लेंथ इज L1। अब देखो आपका जो ये है क्या बोलते हैं उसको, सोनोमीटर वायर है। अभी देखो सोनोमीटर वायर में हम क्या करते हैं, वेट अटैच कर देते हैं नीचे की ओर। ये वेट आपका W होता है। तो अब यहाँ पे ऊपर की ओर रस्सी में टेंशन लगता है और यही टेंशन आपका इस रस्सी को खींचता है। तो ये जो टेंशन डेवलप होता है रस्सी में, ये टेंशन आप देख सकते हो वेट के बराबर है। अब शुरुआत में वो क्या कह रहा है कि जब आपका टेंशन मतलब वेट W अटैच किया था तो रेजोनेटिंग लेंथ जो था वो L1 था, मतलब यहाँ पे जो ट्यूनिंग फोकल लेंथ था वो लेंथ L1 था। तो देखो लेंथ इसका L1 है, टेंशन इसका W1 हम लेके चल सकते हैं। और अगर इसकी फ्रीक्वेंसी की हम बात करें तो फ्रीक्वेंसी N1 ले लेते हैं, जो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी होगा, एंड दैट विल बी इक्वल टू रूट ऑफ 2 L1 और T1/W, सॉरी T1/म्यू। और T1 की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, W लिख सकते हैं। तो फिलहाल यहाँ पे आपका N1 जो हो जाएगा 1/12 अंडर W/म्यू हो जाएगा। ये एक फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी से ये रस्सी वाइब्रेट हो रहा है जब इसमें W वेट अटैच किया गया था और इसका जो लेंथ है वो L1 है, तब ये इस फ्रीक्वेंसी के साथ वाइब्रेट कर रहा था। नाउ यूनिसन का मतलब होता है कि आपका रेजोनेंस, यूनिसन का मतलब रेजोनेंस होता है। ये कह रहा है कि इसका जो भी ये आपका सोनोमीटर वायर है वो एक ट्यूनिंग फोर्क के साथ यूनिसन में है। मतलब ये कि जो ट्यूनिंग फोर्क की फ्रीक्वेंसी होगी वही फ्रीक्वेंसी इसकी भी होगी, और वो फ्रीक्वेंसी आपका N1 है। ठीक है, ये पहले वायर की बात हो गई। आगे देखो क्या कहता है,
द करस्पॉन्डिंग रेजोनेटिंग लेंथ इज L1, मतलब वही इसका जो लेंथ है जिससे वाइब्रेट हो रहा है वो L1 है। इफ़ द वेट इज इंक्रीज बाय 3W, अगर वेट W का 3W कर दिया गया तो आपका जो टेंशन है सेकेंड केस में, तो आपने टेंशन बढ़ा दिया तो ये जो टेंशन हो जाएगा, अब इसको मैं T2 लिख रहा हूँ, वो 3W हो जाएगा, राइट। द करस्पॉन्डिंग रेजोनेटिंग लेंथ ऑफ द सोनोमीटर इन यूनिसन विद द सेम ट्यूनिंग फोक इज L2। इस बार अब क्या हुआ कि क्योंकि आपने टेंशन बदल दिया वेट अटैच करके, तो आपका जो अब वायर है वो अब उस ट्यूनिंग फोर्क के साथ यूनिसन में नहीं है। मतलब ये कि ट्यूनिंग फोर्क की जो फ्रीक्वेंसी थी अब वो ये फ्रीक्वेंसी, मतलब अब उस फ्रीक्वेंसी से वाइब्रेट नहीं कर पा रहा है। तो हमने क्या किया, उसका लेंथ चेंज कर दिया। लेंथ चेंज करने के बाद इसका लेंथ अब इस बार L2 कर दिया। जब L2 किया तो अब फिर से वो उसी सेम ट्यूनिंग फोर्क के साथ रेजोनेंस में आ गया और उसी सेम ट्यूनिंग फोर्क के साथ यूनिसन में आ गया। तो हमें लेंथ भी बदलना पड़ा, क्योंकि तुमने टेंशन बदल दिया तो फ्रीक्वेंसी बदल जाएगी। सेम ट्यूनिंग फोर्क की फ्रीक्वेंसी में जाने के लिए हमको लेंथ भी चेंज करना पड़ा, और हमने टेंशन के साथ साथ लेंथ भी L2 कर दिया। तो अब जो इसकी नई फ्रीक्वेंसी आएगी वो क्या आएगी बताओ, 1/2L2 रूट ऑफ T2 बाय म्यू, रूट ऑफ, इस बार टेंशन T2 लेना है, T2 बाय म्यू, तो 2L2 अंडर रूट T2 का वैल्यू 3W हो जाएगा, 3W बाय म्यू। म्यू चेंज नहीं हुआ क्योंकि हमने वायर को चेंज नहीं किया, सेम वायर रखा हुआ है, तो आपका ये सेकेंड फ्रीक्वेंसी आ जाएगा। देखो दोनों ही केस में आपका जो सोनोमीटर वायर है वो सेम ट्यूनिंग फोर्क के साथ यूनिसन में है, मतलब ये दोनों फ्रीक्वेंसी जो है वो ट्यूनिंग फोर्क की फ्रीक्वेंसी के बराबर है। तो अगर मैं ट्यूनिंग फोर्क्स फ्रीक्वेंसी लिखूं और ट्यूनिंग फोर्क्स फ्रीक्वेंसी को मैं n लिखता हूं, तो इसका मतलब ये n1 के बराबर भी है, क्योंकि फर्स्ट केस में भी यूनिसन में था वो, और सेकेंड केस में भी यूनिसन में हमने बनाया उसको लेंथ चेंज करके, तो ये N2 के इक्वल भी हो जाएगा। तो इन शॉर्ट N1 विल बी इक्वल टू N2। तो अगर N1 N2 के इक्वल है तो ये पार्ट इसके इक्वल हो जाएगा, तो 1/2L1 अंडर रूट W बाई म्यू विल बी इक्वल टू N2 का वैल्यू 1/2L2 अंडर रूट 3W बाई M हो जाएगा, यही होगा ना। अच्छा, इंक्रीज बाय 3W लिखा हुआ है, यहाँ पे थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा आपको। इंक्रीज टू 3W नहीं है, इंक्रीज बाय लिखा हुआ है, मतलब 3W और ऐड किया गया है बच्चों। तो सेकेंड केस में आपका T2 का वैल्यू 3W नहीं होगा, बल्कि W तो पहले से ही था ना, 3W से बढ़ा दिया गया है, इसका मतलब W पहले से था तो 3W और ऐड कर दोगे, मतलब टोटल 4W हो जाएगा। हाँ, ये थोड़ा ध्यान देना, इंग्लिश के सेंटेंस पे ध्यान देना। इट इज इंक्रीज्ड बाय 3W, 3W से और बढ़ा दिया गया है, तो T2 का वैल्यू 3W नहीं बल्कि T2 का वैल्यू 4W हो जाएगा, 4W। यहाँ पे भी आपका क्या आ जाएगा, 4W। अब बताओ क्या होगा, 1/12 गया, 1/12 गया। अब यहाँ पे देखोगे दोनों तरफ स्क्वायर कर दो, स्क्वायर करने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे 1/L1 रूट ऑफ W बाई म्यू हो जाएगा इज इक्वल टू 4 का स्क्वायर रूट 2 बाहर ले आओ, तो 2/L2 अंडर रूट W बाई म्यू, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो L1/L2 आपका 1/2 आ जाएगा। ठीक है, तो यही आपका 1:2 का रेशियो आ जाएगा L1/L2। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। यस, टू वेव्स y1 इज इक्वल टू 0.35, लिख लेता हूँ यहाँ पे, y1 इज इक्वल टू 0.35 साइन 316t, और दूसरा वेव आपका y2 इज इक्वल टू 0.35 साइन 310t आर प्रोपगेटिंग अलॉन्ग द सेम डायरेक्शन। द नंबर ऑफ बीट्स प्रोड्यूस्ड पर सेकेंड इज, देखो नंबर ऑफ बीट्स प्रोड्यूस्ड पर सेकेंड का फॉर्मूला होता है n1 माइनस n2, मतलब दोनों जो वेव जो इंटरफेयर कर रहे हैं उन दोनों वेव की फ्रीक्वेंसी का जो डिफरेंस निकाल लोगे उतना बीट्स आपको हर सेकेंड सुनाई देता है। नंबर ऑफ बीट्स पर सेकेंड यानी कि बीट फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला n1 माइनस n2 है, तो यानी कि इन दोनों की फ्रीक्वेंसी आपको निकालनी होगी। अब इसको स्टैंडर्ड इक्वेशन से कंपेयर करोगे तो y इज इक्वल टू a साइन ओमेगा t हो जाएगा। अब ये इसको हम लोग ω1 लिख लेते हैं, और यहाँ पे y2 इज इक्वल टू स्टैंडर्ड इक्वेशन सॉल्व करोगे तो a साइन, इसको ω2 लिख लेते हैं, ω2t। तो यहाँ से आपको ω1 का वैल्यू मिल जाएगा 316, और यहाँ से आपको ω2 का वैल्यू मिल जाएगा एंड दैट इज इक्वल टू 310। ओमेगा का फॉर्मूला होता है 2πn, तो यहाँ पे 2πn1 इज इक्वल टू 316 हो जाएगा।
यहाँ पे 2πn2 इज इक्वल टू 310 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से आपको n1 का वैल्यू मिल जाएगा 316 डिवाइडेड बाई 2π, यहाँ से आपको n2 का वैल्यू मिल जाएगा 310 डिवाइडेड बाई 2π। सॉल्व करोगे तो यहाँ पे n1 का वैल्यू हो जाएगा 2 1 ज़ा 2, 2 5 ज़ा 10, 2 3 ज़ा 6, 153 डिवाइडेड बाई पाई, और यहाँ से आपको n2 का वैल्यू मिल जाएगा 310 है, यानी कि 155 टू 155 बाई पाई हो गया आपका n2। तो बड़ा कौन सा है बताओ? ये बड़ा है, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे n इज इक्वल टू n1 माइनस n2, तो यहाँ पे हम n2 माइनस n1 ले लेंगे। जो बड़ा है उसमें से छोटा माइनस करना होगा, n2 माइनस n1, 155 बाई पाई माइनस 153 बाई पाई, 155 बाई पाई माइनस 153 बाई पाई आएगा ना, तो ये कितना हो जाएगा? 2 बाई पाई आ जाएगा, 2 बाई पाई। दिस हैज टू बी द आंसर। 316 का जो आधा होता है, 316 का आधा कितना होता है? 153 होता है ना। 2 1 ज़ा 2, 2 5 ज़ा 10, 2 एक सेकेंड गड़बड़ कर दिया भाई, गड़बड़ कर दिया। 2 1 ज़ा 2, 2 5 ज़ा 10 और 2 8 ज़ा 16, कैलकुलेशन एरर है, 158 आएगा यहाँ पे। सॉरी, पहले वाले में 158 आएगा और हम n1 माइनस n2 ही यूज़ करेंगे। गलत सॉल्व कर दिया यहाँ पे, कैलकुलेशन एरर है। n1 का वैल्यू 158 बाई पाई, 155 बाई पाई, तो 158 बाई पाई माइनस 155 बाई पाई, तो ये आपका 3 बाई पाई आंसर आ जाएगा। देखो 2 बाई पाई जो गलत आंसर आया था वो भी आपके सोल्यूशन में था, तो ये आंसर नहीं आएगा। मुझे लग रहा था कुछ घपला किया है मैंने यहाँ पे। ठीक है, कैलकुलेशन देख लेना, बाकी तो आपको पता ही चल गया कि किस तरीके से सॉल्व करते हैं। कॉन्सेप्ट तो क्लियर हो ही गया होगा। चलो आगे देखते हैं। अ पाइप ओपन एट बोथ एंड्स एंड अ पाइप क्लोज्ड एट वन एंड हैव सेम लेंथ। तो देखो, एक है पाइप ओपन एट बोथ द एंड्स, दूसरा है पाइप क्लोज्ड एट वन एंड, दोनों का लेंथ सेम है। द रेशियो ऑफ फ्रीक्वेंसीज ऑफ एयर कॉलम्स इन देयर पीथ ओवरटोन रेस्पेक्टिवली इज। पीथ ओवरटोन में दोनों का रेशियो क्या है? तो ये मैंने आपको बता रखा है कि भाई देखो, यहाँ पे जो आपका ओपन वाला पाइप होता है उसका पीथ ओवरटोन का फॉर्मूला होता है P+1 इंटू एन, जो कि स्ट्रिंग के जैसा ही होता है। और इस केस में आपका क्या हो जाएगा? इस केस में n, लेकिन यहाँ पे इसकी फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी को ध्यान में रखना, इसका फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ओपन पाइप के लिए NO, और यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा? पीथ ओवरटोन NPO लिख देता हूँ, यहाँ पे NP क्लोज लिख देता हूँ। ये क्या हो जाएगा? इसका पीथ ओवरटोन का फॉर्मूला क्या होता है? 2P+1 इंटू एन होता है, n जहाँ पे इसकी फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी है। तो ये C मैंने इसलिए लिखा है ताकि पता चले क्लोज का है, और ये O लिखा है क्योंकि ओपन का है। अब एक काम करो, इसके फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी का पहले वैल्यू डाल दो। ओपन पाइप के लिए फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी का वैल्यू होता है V/12, और क्लोज पाइप के लिए फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला होता है V/4L। ठीक है, L दोनों का सेम है, दोनों में वेलोसिटी भी सेम रहेगा, क्योंकि दोनों में साउंड की वेलोसिटी हम एयर में ही ले रहे हैं। तो यहाँ पे आपका ये इक्वेशन 1 बन जाएगा, इक्वेशन 2। और आपको पूछा क्या गया है? रेशियो ऑफ फ्रीक्वेंसीज ऑफ एयर कॉलम्स इन देयर पीथ ओवरटोन। तो इन दोनों का रेशियो पूछा गया है। तो पहले ओपन लिखा हुआ है, फिर उसके बाद क्लोज लिखा हुआ है। तो इसका मतलब आपको क्या करना है? NP ओपन अपॉन NP क्लोज्ड। तो NP ओपन का क्या हो जाएगा? P+1 V/12, P+1 V/12, और इस केस में क्या हो जाएगा? 2P+1 V/4L। V/L गया, 2 1 ज़ा 2, 2 ज़ा, ये 2 ऊपर चला जाएगा, फॉर्मूला आ जाएगा 2P+1 अपॉन 2P+1, एंड ऑप्शन C वुड बी करेक्ट। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। A uniform metal wire has length L, mass m, and cross-sectional area A. It is under tension T, and V is the speed of transverse wave along the wire. The density of the wire is. चलो ठीक है, देखो यहाँ पे जो वायर होता है आपका स्ट्रिंग होता है। स्ट्रिंग के केस में मैंने आपको जैसे बताया था कि ट्रांसवर्स वेव का जो स्पीड होता है वो हम लिखते हैं √T/μ, यही लिखते हैं। तो यहाँ पे देखो, इसका लेंथ L बताया गया है, मास m बताया गया है। तो आप और पूछा क्या गया? द डेंसिटी ऑफ द वायर, वायर की डेंसिटी पूछी गई है।
इसको इक्वेशन 1 लिख दो और आपको डेंसिटी मास पर यूनिट लेंथ में मिलेगा। मास पर यूनिट लेंथ m/l हो जाएगा। और जैसे हम लोगों ने किया था अभी, मास को डेंसिटी इंटू वॉल्यूम लिख सकते हो, और इसका जो वॉल्यूम होता है सिलेंड्रिकल है तो इसका एरिया इंटू लेंथ वॉल्यूम हो जाएगा। तो आपका म्यू का जो वैल्यू है वो रो इंटू एरिया इंटू लेंथ अपॉन एल, एल कैंसिल हो जाएगा, म्यू का वैल्यू रो ए हो जाएगा। इसको उठा के इक्वेशन 1 में डाल दो, पुट इन इक्वेशन 1, तो आपका v का वैल्यू क्या हो जाएगा, v इज इक्वल टू अंडर रूट टी बाय रो ए। अब दोनों तरफ स्क्वायर कर दो आप, तो स्क्वायर करोगे तो v स्क्वायर इज इक्वल टू आपका आ जाएगा t अपॉन रो ए, और यही डेंसिटी का वैल्यू हो जाएगा t अपॉन वी स्क्वायर ए। t अपॉन वी स्क्वायर ए इज योर करेक्ट आंसर। डेंसिटी का आपको फॉर्मूला मिल गया। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। द फर्स्ट ओवरटोन ऑफ द वाइब्रेटिंग एयर कॉलम, the first overtone of a vibrating air column of closed pipe has the same frequency as the second overtone of an open pipe 1.5 meter long. The length of the closed pipe is, अच्छा, फर्स्ट ओवरटोन ऑफ वाइब्रेटिंग एयर कॉलम ऑफ क्लोज्ड पाइप, तो पहले तो वो क्लोज्ड पाइप की बात कर रहा है। इसका लेंथ हम लोग L मान के चलते हैं, L1 मान के चलते हैं, और इसका फर्स्ट ओवरटोन की बात कर रहा है। तो देखो इसके ओवरटोन का फॉर्मूला था NP इज इक्वल टू 2P + 1 × N, क्योंकि ये क्लोज पाइप है। फर्स्ट ओवरटोन की बात कर रहा है, इसका मतलब P1 डाल दो तो N1 का वैल्यू 3N आ जाएगा। ये इसके फर्स्ट ओवरटोन की बात हो गई। फर्स्ट ओवरटोन ऑफ वाइब्रेटिंग एयर कॉलम इन अ क्लोज पाइप, और क्लोज पाइप के लिए N क्या है, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी का वैल्यू होता है V/2L1। तो ये तो भाई इसकी फर्स्ट ओवरटोन का फॉर्मूला हो गया। अब क्या लिखा हुआ है, द फर्स्ट ओवरटोन ऑफ द वाइब्रेटिंग एयर कॉलम ऑफ क्लोज पाइप हैज द सेम फ्रीक्वेंसी। इसकी फ्रीक्वेंसी किसके इक्वल है, एज द सेकेंड ओवरटोन ऑफ ओपन पाइप। तो ये रहा तुम्हारा ओपन पाइप, इसका लेंथ L2 दे के रखा हुआ है 1.5 मीटर, और इसके सेकेंड ओवरटोन के बराबर है इसका। अब इसमें जो ओवरटोन का फॉर्मूला होता है ओपन पाइप के लिए, उसमें फॉर्मूला होता है आपका P + 1 × N, P + 1 × N। इसमें हम डैश डैश लगा देते हैं ओपन पाइप के लिए। इसमें सेकेंड ओवरटोन की बात कर रहा है, P का वैल्यू 2 लिख दोगे तो N2 इज इक्वल टू 3N- हो जाएगा। P का वैल्यू 2 डाल दो, ये सेकेंड ओवरटोन है। सेकेंड ओवरटोन है ओपन पाइप का, और ओपन पाइप जो है उसका जो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी है, यहाँ पे N- उसका फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी है। वो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी का वैल्यू होता है V/2L। देखो क्लोज पाइप के लिए V/4L होता है, ओपन पाइप के लिए V/12 होता है, और क्योंकि हमने यहाँ पे L2 लिख के रखा हुआ है तो ये L2 आ जाएगा, तो ये N2- हो गया। अब बोला ये गया है कि दोनों फ्रीक्वेंसी सेम है, N1 इज इक्वल टू N2। तो हम लिख देते हैं यहाँ पे N1 इज इक्वल टू N2, और आपको सेकेंड का लेंथ बोला गया, मिल जाएगा 3V/4L1। 3V/4L1 विल बी इक्वल टू 3V/2L2, 3V/2L2। तो 3V यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, 2 1s 2 2s, तो 1/2L1 इज इक्वल टू 1/L2। इसका मतलब L2 इज इक्वल टू 2 टाइम्स L1। L1 का वैल्यू हमको दे के रखा हुआ है, L1 का वैल्यू कितना दिया हुआ है, ना 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 ना, L1 का वैल्यू ढूंढना है हमें, ठीक है। तो L1 इज इक्वल टू L2/2 आ जाएगा, और क्या बराबर ना, L1 इज इक्वल टू L2/2। L2 का वैल्यू दिया है ना, L2 का वैल्यू 1.5 दिया हुआ है, तो 1.5 का आधा कितना होगा, 0.75, तो 0.75 मीटर आंसर आ जाएगा इसका, एंड दैट इज ऑप्शन बी। ठीक है, आगे बढ़े। यस, अगला क्वेश्चन। ऑन क्लोजिंग एन ओपन ऑर्गन पाइप फ्रॉम वन एंड, इट इज नोटिस दैट द फ्रीक्वेंसी ऑफ थर्ड हार्मोनिक is 50 Hz, more than the fundamental frequency of vibration in open organ pipe. The fundamental frequency of open organ pipe is, देखो, on closing an open organ pipe from one end, एक एंड से जब ओपन ऑर्गन पाइप को बंद कर दिया गया, it is noticed that the frequency of third harmonic is 50 Hz more than the fundamental frequency of vibration in open organ pipe. ये थोड़ा सा कंफ्यूज किया गया है। फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ऑफ ओपन ऑर्गन पाइप क्या है, देखो, जैसे मान लो इसको तुमने क्लोज कर दिया, अब पहले ये ओपन था, ठीक है, ध्यान से देखना, जब हमने क्लोज कर दिया तो फ्रीक्वेंसी ऑफ थर्ड हार्मोनिक इज 50 Hz मोर। तो पहले इसका थर्ड हार्मोनिक का फ्रीक्वेंसी देख लेते हैं। अब यहाँ पे आप देखोगे तो
थर्ड हार्मोनिक बोला गया ना, तो थर्ड हार्मोनिक सीधा सीधा 3n हो जाता है। तो इसका थर्ड हार्मोनिक का फ्रीक्वेंसी क्या होगा 3n, और 3n मतलब 3 इंटू फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी इसकी क्या हो जाएगी V/4L, क्योंकि ये क्लोज पाइप है तो V/4L ये इसकी थर्ड हार्मोनिक हो गई। और ये 50 हर्ट्ज ज़्यादा है फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन इन केस ऑफ ओपन ऑर्गन पाइप। ओपन ऑर्गन पाइप का जो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी है वो V/2L होता है, तो इसमें n डैश लिख देता हूँ, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि इसका थर्ड हार्मोनिक जो है 3n वो इस ओपन पाइप के फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी से n डैश से 50 हर्ट्ज ज़्यादा है, मतलब n डैश प्लस 50 है। समझ गए, ये कंडीशन है। अब आपको क्या ढूंढना है फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ऑफ ओपन ऑर्गन पाइप, मतलब n डैश ढूंढना है। तो ठीक है, तो यहाँ पे 3n का वैल्यू क्या हो जाएगा V/4L इज इक्वल टू n डैश प्लस 50। तो दिक्कत वाली बात यह है कि और कुछ तो दिया नहीं इसके अंदर, बस इतना ही दिया हुआ है। तो चलो यहाँ से n डैश का वैल्यू बता दो क्या आ जाएगा। n डैश विल बी इक्वल टू 3V/4L माइनस 50, यही होगा ना। तो आप देखो यहाँ पे 3n का वैल्यू हमको देके रखा हुआ है, यहाँ पे n डैश का फॉर्मूला यहाँ पे हमको पता है, तो n डैश का वैल्यू आपका आ गया V/12। अच्छा एक काम करो, ये वाला वैल्यू फिर उठा के इसमें डाल दो, इसको इक्वेशन 1 लिख दो, और फ्रॉम 1 ये इक्वेशन तो यहीं से आ गया, n डैश का वैल्यू यहाँ से भी ले लो, तो V/12 इज इक्वल टू 3V/4L माइनस 50। यहाँ से आप V/L का जो फॉर्मूला है वो निकाल सकते हो, V/L का वैल्यू निकाल सकते हो। तो आप देखो तो 50 को यहाँ ले आओ, 50 इज इक्वल टू 3V/4L माइनस V/2L। तो ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो क्या हो जाएगा, नीचे भी 4 हो जाएगा, 3 माइनस 2 V/4L इज इक्वल टू 50। तो V/L का वैल्यू आपको यहाँ से मिल जाएगा, एंड दैट इज इक्वल टू 50 इंटू 4, 5 4 से 20, 200। V/L का वैल्यू 200 मिल गया। बस अब आपको फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी चाहिए ना, ये फ्रॉम 1 लिख दो, फ्रॉम 1। अब फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी क्या है इसका ओपन पाइप का V/2L, तो n डैश इज इक्वल टू V/2L दैट इज इक्वल टू 200। V/L का वैल्यू 200 डाल दिया, 200 डिवाइडेड बाई 2 एंड दैट इज इक्वल टू 100 हर्ट्ज। बस आ गया आपका 100 हर्ट्ज, ओके, एंड दैट इज ऑप्शन डी, करेक्ट है। आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन। एन organ pipe P1 closed at one end has vibrating air column in its first overtone, and another pipe P2 open at both the ends has vibrating air column in the third overtone, which are in resonance with a given tuning fork. The ratio of the length of pipe P1 to that of the P2 is। देखो अब ये सीधी सीधी बात कभी बोलते नहीं है, लेकिन आप बोलने का मतलब समझ लेना कि अगर दोनों पाइप का जो दोनों पाइप अगर सपोज करो एक ही ट्यूनिंग फोर्क के साथ रेजोनेंस में है, तो रेजोनेंस का मतलब होता है फ्रीक्वेंसी सेम हो जाना। तो अगर दोनों पाइप अगर एक ही ट्यूनिंग फोर्क के साथ रेजोनेंस में है, इसका मतलब जो ट्यूनिंग फोर्क की फ्रीक्वेंसी है वो दोनों पाइप की फ्रीक्वेंसी है। इन शॉर्ट कहने का मतलब साफ है कि जो दोनों पाइप है उसकी फ्रीक्वेंसी आपस में सेम है और वो दोनों ट्यूनिंग फोर्क के इक्वल है, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखो पहले पाइप P1 की बात करते हैं। पाइप P1 क्लोज्ड एट वन एंड है और उसका जो फ्रीक्वेंसी है वो फर्स्ट ओवरटोन है। तो यहाँ पे पहली बात तो ये क्लोज्ड एट वन एंड P1, और इसका फर्स्ट ओवरटोन हम जानते हैं 3n है, क्योंकि इसका फॉर्मूला जो होता है वो 2p+1 इंटू n होता है इसके ओवरटोन्स का। तो अगर मैं p का वैल्यू 1 डालूँ तो फर्स्ट ओवरटोन मुझे 3n मिल जाएगा, ये इसका फर्स्ट ओवरटोन है पाइप क्लोज्ड का। फिर ओपन की बात करते हैं P2। अब ओपन में क्या है बताओ, Another pipe P2 open at both the ends has vibrating air column in the third overtone, और इसका थर्ड ओवरटोन, पर इसके ओवरटोन का फॉर्मूला जो है वो हम डैश में ले लेते हैं, np डैश इज इक्वल टू, और ये p+1 इंटू n डैश होता है। n डैश इसका फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी है, n इसका फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी है। तो यहाँ पे थर्ड ओवरटोन की बात हो रही है, तो n3 डैश इज इक्वल टू 4n, p का वैल्यू 3 डालोगे तो ये 4n डैश हो जाएगा। देखो ओपन पाइप के ओवरटोन का फॉर्मूला जो है वो p+1 इंटू n डैश होता है, मतलब p+1 इंटू n होता है, और इसका 2p+1 इंटू n होता है। ये दोनों
आपस में बराबर है। अब देखो ध्यान से देखना, इसमें दोनों का लेंथ सेम बोला है क्या? फर्स्ट ओवर टोन विच आर इन रेजोनेंस विद द गिवन द रेशियो ऑफ द लेंथ। अच्छा नहीं, रेशियो लेंथ का रेशियो बोला ही गया है। इसका लेंथ L1 मान लो, इसका लेंथ L2 मान लो। अब देखो यहाँ पे अगर तुम देखोगे तो 3 इंटू एन है, एन मतलब इसका फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। क्लोज्ड पाइप का फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी जो होता है वो V/4L होता है। तो ये इसकी फ्रीक्वेंसी हो गई फर्स्ट ओवरटोन की। इसके थर्ड हार्मोनिक बोला है कि ओवरटोन बोला है? थर्ड ओवरटोन बोला है, और फर्स्ट हाँ ओवरटोन ही बोला है। चलो ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एन डैश इसकी फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी है। फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ओपन पाइप के केस में क्या होता है? V/2L होता है। तो यहाँ पे V/2L2 हो जाएगा। और ये दोनों जो है सेम ट्यूनिंग फोर्क के साथ रेजोनेंस में है, तो इसका साफ मतलब है दोनों की फ्रीक्वेंसी सेम है। ठीक है, ये हम कई बार देख चुके हैं। n = N1 = N3 डैश, ठीक है, या फिर N1 = N3 डैश डायरेक्टली लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो N1 का वैल्यू क्या हो जाएगा बताओ? 3V/4L1। 3V/4L1 = यहाँ पे 4V/2L2, यही ना? चलो देखते हैं यहाँ पे क्या हो जाएगा। 2 1 2, 2 2 4, V और V हो गया यहाँ पे कैंसिल। तो L1/L2 का वैल्यू हमको बता दो मुझे, यहाँ पे क्या आ जाएगा? L1/L2, यहाँ से L1 को वहाँ पे भेज दो तो L1/L2 आ जाएगा, और ये 3/8 आ जाएगा। मेरे हिसाब से तो 3/8 आना चाहिए। दिस हैज़ टू बी द आंसर। 3:8 है यहाँ पे ऑप्शन में। यस, 3:8 ऑप्शन डी आ जाएगा। ठीक है, आगे बढ़े। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। A cylindrical tube open at both the ends has a vibrating air column of fundamental frequency F in air. ओपन एंड है दोनों तरफ, इसका फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी F in air है, और फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला होता है इसका, ओपन ट्यूब के केस में फॉर्मूला होता है V/2L। चलिए ठीक है, आगे। The tube is dipped vertically in water so that half of it is in water. The fundamental frequency of the vibrating of air column is। अच्छा ठीक है, अगर मान लो इस पूरे ट्यूब को आधा पानी के अंदर डाल दिया गया, तो सिर्फ वाइब्रेटिंग कॉलम जो है वो L/2 ही बचेगा। वाइब्रेटिंग एयर का जो एयर कॉलम का लेंथ है वो L/2 ही बचेगा। और उसके अलावा ये आपका ओपन पाइप था, ओपन एट बोथ द एंड्स। अब ये क्या हो गया? क्लोज्ड एट वन एंड हो गया, क्लोज्ड एट वन एंड। तो क्लोज्ड एट वन एंड का फॉर्मूला जो होता है फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी का, इसको F डैश मान लेते हैं इसका फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी, वो अब V/4L हो जाता है। क्या? V/4L। और साथ ही साथ इसका लेंथ जो है वो L नहीं बल्कि L/2 है, तो V/4L/2 हो जाएगा। तो ये 2 1 2 2 विच इज V/2L हो गया। और V/2L क्या है आपका? इसका फ्रीक्वेंसी है जो आपका ओपन पाइप था। तो F डैश विल बी इक्वल टू F, जो नई फ्रीक्वेंसी है वो F के बराबर ही होगी। कैलकुलेशन के हिसाब से ऑप्शन सी आ जाएगा आपका आंसर। ठीक है, क्लियर है? आगे बढ़ते हैं और अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखो क्या दिया हुआ है। इन फंडामेंटल मोड the time required for the sound wave to reach up to the closed end of a pipe filled with air is t second. The frequency of vibration of air column is। फंडामेंटल मोड में साउंड वेव टू रीच अप टू द क्लोज्ड एंड, मतलब क्लोज्ड एंड का पाइप है और ये फंडामेंटल मोड में है। तो देखो फंडामेंटल मोड में क्या होता है आपका, ये कुछ इस तरीके से आपका ये फ्रीक्वेंसी बनता है। इसमें एक नोड होता है और एक एंटी नोड होता है अगर मैं क्लोज एंड की बात करूँ तो। और ये जो पूरा डिस्टेंस होता है, अगर मैं यहाँ से चालू करूँ, मान के चलते हैं यहाँ पे एंड करेक्शन की बात नहीं की गई है तो एंड करेक्शन को हम नेग्लेक्ट कर देते हैं। ये जो पूरा लेंथ होता है आपका वो किसके बराबर होता है बताओ? λ/4 के बराबर होता है, क्योंकि एंटी नोड और नोड के बीच का डिस्टेंस λ/4 होता है। तो ये डिस्टेंस ट्रैवल करने में साउंड को कितना टाइम लग गया? t टाइम लग गया। तो बताओ फ्रीक्वेंसी क्या है? तो अब यहाँ पे आप फॉर्मूला यूज करोगे, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। स्पीड v है, डिस्टेंस इसने जो ट्रैवल किया है साउंड ने वो λ/4 है, और टाइम t है। और हमें पता है कि वेव का जो स्पीड होता है, वेव का वेलोसिटी वो n लैम्डा के इक्वल होता है। तो n लैम्डा के इक्वल डाल दोगे तो लैम्डा कट n इज इक्वल टू 1/4t होता है। 1/4 का मतलब 0.25 हो गया, 0.25 अपॉन t, एंड दैट इज ऑप्शन बी। सिंपल। आगे बढ़े अगले क्वेश्चन की ओर।
इन अ स्टेशनरी वेव ऑल पार्टिकल्स एक्सेप्ट एट नोड्स वाइब्रेट इन SHM ऑफ सेम पीरियड बट ऑफ डिफरेंट एम्पलीट्यूड्स। देखो स्टेशनरी वेव में क्या होता है, सारे के सारे पार्टिकल्स स्टेशनरी वेव्स में, आपको पता है स्टेशनरी वेव्स में पार्टिकल्स, सबकी पार्टिकल्स की फ्रीक्वेंसी सेम होती है। हर एक पार्टिकल की फ्रीक्वेंसी, टाइम पीरियड और ओमेगा, ओमेगा जिसको एंगुलर फ्रीक्वेंसी बोलते हैं, ये तीनों सेम होता है, लेकिन एम्पलीट्यूड अलग अलग होता है, एम्पलीट्यूड डिफरेंट होता है। तो एम्पलीट्यूड हर एक पार्टिकल का अलग अलग होता है। जो नोड्स होते हैं उसका एम्पलीट्यूड 0 होता है और जो एंटी नोड्स होता है उसका एम्पलीट्यूड मैक्सिमम होता है। तो यहाँ पे क्या लिखा गया, स्टेशनरी वेव ऑल पार्टिकल्स एक्सेप्ट नोड्स वाइब्रेट। हाँ, मतलब नोड्स को छोड़कर बाकी सारे पार्टिकल वाइब्रेट करते हैं सेम पीरियड और डिफरेंट एम्पलीट्यूड से। एकदम सही लिखा हुआ है, सेम पीरियड और डिफरेंट एम्पलीट्यूड्स के साथ नोड्स के पार्टिकल को छोड़ के सब वाइब्रेट करते हैं। तो नोड्स का एम्पलीट्यूड 0 होता है, मतलब नोड पर जो पार्टिकल है वो वाइब्रेट नहीं करता है, तो सही बात लिखा हुआ है। नोड को छोड़ के बाकी सारे पार्टिकल्स वाइब्रेट करते हैं सेम पीरियड और डिफरेंट एम्पलीट्यूड के साथ, सेम पीरियड और डिफरेंट एम्पलीट्यूड के साथ। सेम पीरियड होगा तो सेम फ्रीक्वेंसी भी हो जाएगा। बाकी सब देख लेते हैं कि गलत क्यों है। एक्सेप्ट एट नोड्स, नोड्स पे वाइब्रेट नहीं करते हैं। वाइब्रेट इन SHM ऑफ सेम पीरियड एंड सेम एम्पलीट्यूड, यही गलत हो गया। सबका एम्पलीट्यूड पार्टिकल का सेम नहीं होता स्टेशनरी वेव में। वाइब्रेट इन SHM ऑफ डिफरेंट पीरियड्स एंड डिफरेंट एम्पलीट्यूड्स, डिफरेंट पीरियड नहीं भाई, सेम पीरियड। वाइब्रेट इन SHM ऑफ सेम पीरियड एंड एम्पलीट्यूड। देखो यहाँ पे सारे पार्टिकल्स के बारे में बोल दिया गया, ऑल पार्टिकल्स वाइब्रेट इन SHM ऑफ सेम पीरियड एंड एम्पलीट्यूड। तो हर एक पार्टिकल का सेम पीरियड और एम्पलीट्यूड तो नहीं होता ना, एम्पलीट्यूड तो अलग अलग होता है। तो ये स्टेटमेंट भी आपका गलत हो जाएगा, ओनली ऑप्शन ए इज करेक्ट। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल आपके सामने, द इक्वेशन ऑफ स्टेशनरी वेव ऑन अ स्ट्रिंग क्लैम्प्ड एट बोथ एंड्स एंड वाइब्रेटिंग इन थर्ड हार्मोनिक। देखो थर्ड हार्मोनिक में वाइब्रेट कर रहा है और उसके y का ये फॉर्मूला देके रखा हुआ है। स्टेशनरी वेव है क्योंकि देखो साइन kx कॉस ओमेगा टी, एक में kx दूसरे में ओमेगा टी आ रहा है, मतलब स्टेशनरी वेव है। तो y इज इक्वल टू 0.5 साइन 0.314x और कॉस 600 पाई टी, ये आपका इक्वेशन देके रखा हुआ है। वेर एक्स एंड वाई आर इन सेंटीमीटर्स, एक्स वाई सेंटीमीटर्स में दिए हुए, टी सेकेंड्स में है। द लेंथ ऑफ द वाइब्रेटिंग स्ट्रिंग इज, वाइब्रेटिंग स्ट्रिंग का लेंथ पूछा गया है। अब इसमें यहाँ इन्होंने देखे रखा हुआ है कि थर्ड हार्मोनिक में वाइब्रेट कर रहा है। अब देखो मैंने आपको बताया था कि अगर सपोज करो मैं वाइब्रेटिंग स्ट्रिंग की बात करूँ तो जितने हार्मोनिक होगा, जितना टाइम्स हार्मोनिक होगा उतना लूप बनता है। अगर 3n है, थर्ड हार्मोनिक है, इसका मतलब इसमें 3 लूप्स बन रहा है। ठीक है, तो ये टोटल 3n इसकी फ्रीक्वेंसी है, थर्ड हार्मोनिक में वाइब्रेट कर रहा है। तो कितने लूप्स बन रहा है यहाँ पे, 3 लूप्स बन रहा है। तो इसका जो टोटल लेंथ है वो वेवलेंथ के टर्म्स में तुम लिख सकते हो, क्योंकि देखो ये नोड है, ये नोड है, नोड टू नोड आपका λ/2 डिस्टेंस बनता है। तो एक लूप का लेंथ λ/2 होता है, तो λ/2 λ/2 λ/2, ये टोटल 3 λ/2 हो जाएगा। इसका टोटल लेंथ यहाँ से लेकर यहाँ तक। हमें लेंथ ही ढूंढने बोला गया है, लेंथ ऑफ द वाइब्रेटिंग स्ट्रिंग। तो अगर मुझे लैम्डा मिल जाए इस इक्वेशन से तो मिल जाएगा। लैम्डा मुझे kx के साथ मिलेगा। इसको अगर आप कंपेयर करो स्टैंडर्ड इक्वेशन से तो y इज इक्वल टू 2a होता है, स्टेशनरी वेव में 2a होता है, 2a साइन kx और cos ओमेगा टी हो जाएगा। यहाँ से k का वैल्यू आप देख सकते हो 0.314 होगा और k का फॉर्मूला 2 पाई बाय लैम्डा होता है। 0.314 एक्चुअली में 10 पाई होगा। कैसे देखो, 10 पाई का वैल्यू क्या हो जाएगा, 10 मल्टीप्लाइड बाय 10 पाई नहीं, सॉरी 0.1 पाई होगा या पाई बाय 10 होगा। पाई बाय 10 का वैल्यू देखो यहाँ पे, पाई बाय 10 इज इक्वल टू 3.14 डिवाइडेड बाय 10, जो कि आपका 0.314 होगा। तो 0.314 एक्चुअली में क्या होता है आपका, पाई बाय 10 होता है। पाई पाई कैंसिल आउट हो जाएगा, लैम्डा का वैल्यू 20 हो जाएगा, 20 सेंटीमीटर, क्योंकि सब कुछ सेंटीमीटर में दिया हुआ है तो ये भी सेंटीमीटर में आएगा। लैम्डा मिल गया, इसका वैल्यू उठा के इसमें डाल दो तो L इज इक्वल टू 3 λ/2 होता है। तो 3 मल्टीप्लाइड बाय लैम्डा का वैल्यू यहाँ पे 20 है, 20 डिवाइडेड बाय 2, तो ये आपका 30 सेंटीमीटर आ जाएगा। 2 1 2 10 30 सेंटीमीटर आपका आंसर है ऑप्शन बी, जो कि आपके वाइब्रेटिंग लेंथ का ये वाइब्रेटिंग लेंथ है, इसका मतलब स्ट्रिंग का। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ।
द फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ऑफ अ वायर स्ट्रेच्ड बाय 2 kg वेट इज 100 हर्ट्ज। द वेट रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस इट्स ऑक्टेव इज। अब ये 2 kg वेट जो है वो एक्चुअली टेंशन हो जाएगा। जैसे अगर आप देखो, मैंने बताया था आपका जो स्ट्रिंग वाइब्रेट करता है उसमें अगर हम लोगों ने लोड लगा दिया तो जो लोड हमने वेट अटैच किया है वही टेंशन के बराबर होता है। तो टेंशन का वैल्यू वेट के बराबर होगा। मान लो पहला केस ले लेते हैं हम लोग, और वो आपका कितना हो जाएगा 2 kg वेट। अब इसको आप 2 kg वेट एक्चुअली कैसा है ना कि एक अलग यूनिट हो गया। ये हमको पता है कि टेंशन का जो यूनिट होता है ऐसा यूनिट वो न्यूटन होता है। तो kg वेट को कन्वर्ट करने के लिए आपको न्यूटन में 9.8 से मल्टीप्लाई करना पड़ता है, पर हम यहाँ पे छोड़ देते हैं क्योंकि आपका आंसर kg वेट में ही देके रखा हुआ है। तो आप kg वेट में रहने दो, आपका आंसर kg वेट में ही आ जाएगा। ये इनिशियल केस है, पहला केस है जब हमने टेंशन 2 kg वेट रखा हुआ है। तो उस समय फ्रीक्वेंसी जो थी फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी, जिसको मैं n1 ले लेता हूँ, वो 100 हर्ट्ज था। ठीक है। उसके बाद यहाँ पे क्या बोला है, द वेट रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस इट्स ऑक्टेव। अगर मुझे ऑक्टेव प्रोड्यूस करना है इसकी फ्रीक्वेंसी का तो कितना वेट लगेगा। ऑक्टेव का मतलब होता है फ्रीक्वेंसी डबल करना। ऑक्टेव मतलब फ्रीक्वेंसी डबल करना, मतलब सेकेंड केस में फ्रीक्वेंसी 2 × 100 दैट इज इक्वल टू 200 हर्ट्ज हो जाएगा। तो इसके लिए मुझे कितना टेंशन लगेगा, क्योंकि जो टेंशन लगेगा वही वेट लगेगा। तो इन्होंने जो पूछा है वेट रिक्वायर्ड मतलब टेंशन कितना लगेगा, तो हमें T2 का वैल्यू ढूंढना है, बस और कुछ नहीं। अब आपको पता है कि जो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी होता है उसका फॉर्मूला होता है 1/12 √T/μ। तो यहाँ पे हम सिर्फ वेट चेंज कर रहे हैं, तो वेट छोड़ के बाकी सब कुछ कांस्टेंट है। तो यहाँ पे साफ साफ दिख रहा है आपका जो फ्रीक्वेंसी है वो √T के प्रोपोर्शनल है, स्क्वायर रूट ऑफ टेंशन के प्रोपोर्शनल है। तो आप यहाँ पे लिख सकते हो N2/N1 इज इक्वल टू √T2/T1। बस N2 का वैल्यू आपको कितना दिया हुआ है 200, तो ये 200 है डिवाइडेड बाय 100 इज इक्वल टू √T2 और अपॉन T1 का वैल्यू आपका 2 है। ठीक है, दोनों तरफ स्क्वायर करोगे तो ये हो जाएगा 4 इज इक्वल टू T2/2। तो T2 का वैल्यू आपका 8 kg वेट आ जाएगा, 8 kg वेट। T2 इज इक्वल टू 4 × 8 kg वेट, दैट इज ऑप्शन बी। सिंपल। बढ़े आगे। यस, अगला क्वेश्चन देखो। अ स्ट्रिंग ऑफ मास m इज अंडर अ टेंशन T। ओके, the length of the string is L. A transverse wave starts at one end of the string. The time required for the disturbance to reach the other end is। ठीक है, मास m है और उसका लेंथ L है। सही, आपका ये स्ट्रिंग है, मान लेते हैं स्ट्रिंग का लेंथ L है, इसका मास m है। तो आप यहाँ से इसका मास पर यूनिट लेंथ m/L लिखा सकते हो, मास पर यूनिट लेंथ m/L लिख सकते हो। इसके अंदर जो स्पीड होगा ट्रांसवर्स वेव का, उसका फॉर्मूला होता है √T/μ। और म्यू की जगह पे अगर आप सपोज करो m/L डालते हो तो ये m/L में L ऊपर चला जाएगा और ये हो जाएगा √L ऊपर जाएगा TL/m। ये हो गया स्पीड इसका। ठीक है, और हमें पूछा क्या गया है, टाइम कितना लगेगा एक एंड से दूसरे एंड में जाने में। तो आप यहाँ पे फॉर्मूला यूज़ कर लो, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। समझे, ये फॉर्मूला तो यूज कर ही सकते हो, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। और स्पीड क्या है इसका, v है। डिस्टेंस इसने कितना ट्रैवल करना है, इसको l पूरा ट्रैवल करना है, एक एंड से दूसरे एंड पे जाना है तो पूरा l डिस्टेंस ट्रैवल करना है। और टाइम इसको लग रहा है मान लेते हैं t, तो हमें चाहिए तो t इज इक्वल टू L/v, दैट इज इक्वल टू L/v। v का वैल्यू क्या, √TL/m, √TL/m। अब एक काम करो, इसको स्क्वायर रूट में ले लो, इसको स्क्वायर रूट में लोगे तो ये L² हो जाएगा। तो आपका टाइम का वैल्यू हो जाएगा √L², ये L² हो गया, अपॉन TL/m, TL/m। m ऊपर चला जाएगा, एक L कट जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका mL/t। mL/t देख लो, LM/t, mL/t, ऑप्शन सी नज़र आ रहा है मुझे। ठीक है, इतना टाइम लग जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। A cylindrical tube open at both ends has fundamental frequency f in air। ये इस टाइप का है, हम क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं। ठीक है, देख लेते हैं वापस। एक सिलेंड्रिकल ट्यूब है जो कि ओपन एट बोथ एंड्स है और उसकी फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी f है। अब इसकी फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी अगर मैं L लेंथ मानूं तो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी v/2L होता है ओपन पाइप अगर होगा तो। When the tube is dipped vertically in water so that 1/3 part of the tube is in water। अब इसको अगर मान लो पानी के अंदर डुबो दिया गया और इसका 1/3 हिस्सा 1/3 पार्ट यानी कि L/3 पार्ट इसको पानी में डाल दिया गया,
तो अब जो एयर कॉलम का लेंथ बचा हुआ है वो 2L/3 बचा हुआ होगा। टोटल लेंथ L था, इसमें से L/3 डाल दिया तो बचा हुआ लेंथ क्या हो जाएगा 2L/3। अब ये 2L/3 जो है ये वाइब्रेट करेगा। और एक और चीज़, क्योंकि अब आपने पानी भर दिया है तो ये इसका एक एंड क्लोज हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका क्लोज्ड एट वन एंड, क्लोज्ड एट वन एंड। अब इसकी जो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी में एफ डैश मानूँ तो क्लोज्ड एंड का फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी होता है V/4L, है ना। लेकिन यहाँ पे L क्या है बताओ, 2L/3 है, तो ये 2L/3 हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये 3 ऊपर चला जाएगा। और एक काम करो, रुको, इस 3 को ऊपर भेज दो तो 3/4 हो जाएगा ये, और V/12 हो जाएगा। पर V/12 क्या है बताओ, F है, तो ये 3/4 F हो जाएगा। तो इसकी जो नई फ्रीक्वेंसी होगी इस केस में वो 3/4 F हो जाएगा, एंड दैट इज ऑप्शन सी। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अ स्टेशनरी वेव इज represented by y is equal to 10 sin, स्टेशनरी वेव है तो इसमें एक में kx होगा, दूसरे में ओमेगा टी होगा, वो तो दिख रहा है। वेर x एंड y आर इन सेंटीमीटर, और x और y सेंटीमीटर में दिया हुआ है, t सेकेंड में दिया हुआ है। द डिस्टेंस बिटवीन टू कॉन्सिक्यूटिव नोड्स, अब देखो दो कॉन्सिक्यूटिव नोड्स के बीच का डिस्टेंस जो होता है वो λ/2 होता है, तो हमें एक्चुअली में λ/2 ढूंढना है। अगर लैम्डा मिल गया तो λ/2 मिल ही जाएगा। तो आपको जो इक्वेशन देके रखा हुआ है y इज इक्वल टू 10 साइन πx/4 cos 20 πt। तो आप देखो यहाँ पे इसको कंपेयर करोगे अगर, तो y इज इक्वल टू 10 साइन kx और cos ओमेगा टी ऐसा आ जाएगा, है ना। तो आपको चाहिए क्या, वेवलेंथ चाहिए। वेवलेंथ आपको k से मिलेगा, आपको पता है, तो k का वैल्यू यहाँ पे देख सकते हो π/4 दिख रहा है आपको, kx πx/4, तो k का वैल्यू आपको π/4 मिल जाएगा। k का वैल्यू जो होता है वो 2π/λ होता है, तो 2π/λ इज इक्वल टू π/4 मिल गया आपको। यस, π/4 मिल गया, पाई यहाँ से कैंसिल हो गया। लैम्डा का वैल्यू 8 सेंटीमीटर, क्योंकि आपको सेंटीमीटर में देके रखा हुआ है सब कुछ, तो सेंटीमीटर में आएगा। लेकिन हमें चाहिए λ/2, दो नोड्स के कॉन्सिक्यूटिव नोड्स के बीच का डिस्टेंस, तो λ/2 का वैल्यू आपका आ जाएगा 4 सेंटीमीटर। 4 सेंटीमीटर आपका आंसर है, दैट इज ऑप्शन सी। स्टेशनरी वेव्स के क्वेश्चंस में देख रहा हूँ थोड़े से सिंपल आते हैं सीईटी में, तो अच्छी बात है, राइट। इसमें ज़्यादा कुछ घुमाने फिराने वाला केसेस होता नहीं है। जो भी केसेस मैं आपको बता दे रहा हूँ, अगर आप अच्छे से इस क्वेश्चंस को कर ले जाते हैं तो इसी टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट स्टेशनरी वेव्स। पहला स्टेटमेंट देखो, दो स्टेटमेंट देके रखा हुआ है, स्टेटमेंट ए और स्टेटमेंट बी, और आपको चूज करना है कि इसमें से कौन से स्टेटमेंट सही है या नहीं है। पहला स्टेटमेंट क्या दिया हुआ है, द डिस्टेंस बिटवीन टू एडजेसेंट नोड्स और एंटी नोड्स इज इक्वल टू λ/2। यस, ये तो सही है। अभी अभी हम लोगों ने देखा था, दो एंटी नोड्स या दो नोड्स के बीच का डिस्टेंस जो होता है वो λ/2 होता है, तो भाई ये स्टेटमेंट तो आपका करेक्ट है। दूसरा देखते हैं, अ नोड इज ऑलवेज फॉर्म्ड एट द ओपन एंड ऑफ द ओपन ऑर्गन पाइप। ये बात तो इन्होंने गलत कह दी भाई। आपका जो ओपन एंड होता है, ओपन एंड पे हमेशा एंटी नोड बनता है, ना कि नोड बनता है, तो सेकंड स्टेटमेंट गलत है, सिर्फ पहला स्टेटमेंट सही है। तो आप देखोगे तो यहाँ पे both statement A and B are wrong, only the statement A is true, तो सिर्फ A स्टेटमेंट सही है, B स्टेटमेंट आपका गलत है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन अ मीडियम द फेज डिफरेंस बिटवीन टू पार्टिकल्स separated by distance x is π/5 if the frequency of the oscillation of particle is 25 Hz, okay, and the velocity of propagation of the wave is 75 meter per second, then the value of x is। चलो पहले देख लेते क्या पूछा है। पहली बात तो ये इन्होंने बोला है कि दो पॉइंट के बीच का अगर डिस्टेंस x है तो उनके बीच का फेज डिफरेंस जो होगा वो फेज डिफरेंस π/5 है। कितना है, π/5। इफ द फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन, तो देखो यहाँ पे x डिस्टेंस है, इसका मतलब ये पाथ डिफरेंस देके रखा हुआ है, तो पाथ डिफरेंस जो डिस्टेंस होता है दो पॉइंट के बीच में जिनके बीच का फेज डिफरेंस π/5 है, तो उन डिस्टेंस को हम लोग यहाँ पे पाथ डिफरेंस डेल्टा एक्स के नाम से जानते हैं। तो डेल्टा एक्स को उन्होंने एक्स लिखा हुआ है, ठीक है। अब देखो मैंने आपको टेबल बना के दिया था, याद है, पाथ डिफरेंस, फेज डिफरेंस, टाइम डिफरेंस, तो उसमें क्या था बताओ, डेल्टा फाई, डेल्टा एक्स, डेल्टा टी। डेल्टा फाई के नीचे 2π लैम्डा और कैपिटल टी, तो हमें डेल्टा एक्स डेल्टा फाई से काम है ना, तो हम इस वाले पार्ट को यूज़ करेंगे यहाँ पे, ओके।
तो दैट विल बी इक्वल टू डेल्टा फाई बाय 2 पाई इज इक्वल टू डेल्टा एक्स बाय लैम्डा। तो यहाँ पे आपको देखो डेल्टा एक्स का वैल्यू हमको ढूंढना है एक्स, और डेल्टा फाई का वैल्यू पाई बाय 5 दे के रखा हुआ है। वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो, तो पाई अपॉन 2 पाई, नहीं सॉरी पाई बाय 5 दिया ना, पाई बाय 5 अपॉन 2 पाई इज इक्वल टू एक्स अपॉन लैम्डा। तो पाई और पाई हो जाएगा कैंसिल, और यहाँ पे आपका 1/10 आ जाएगा आई गेस, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। 1/10 इज इक्वल टू एक्स बाय लैम्डा। तो एक्स का वैल्यू लैम्डा बाय 10 आ जाएगा, एक्स का वैल्यू लैम्डा बाय 10, इसको इक्वेशन 1 लिख दो। अब हमें लैम्डा चाहिए, अगर हमें लैम्डा मिल गया तो फिर ठीक है ना, आपको एक्स ये डिस्टेंस मिल जाएगा। लैम्डा के लिए कुछ इन्फॉर्मेशन उन्होंने दे के रखा है, जैसे कि ये फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है, आपको फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है 25 हर्ट्स, और वेलोसिटी दिया रहेगा, वेलोसिटी दिया है 75 मीटर पर सेकेंड। तो हो गया ना, v इज इक्वल टू एन लैम्डा से मिल जाएगा हमें लैम्डा। तो v इज इक्वल टू होता है एन लैम्डा, लैम्डा इज इक्वल टू होगा फिर v बाय एन, v का वैल्यू 75 अपॉन 25, तो लैम्डा का वैल्यू आपको मिल जाएगा 25 3 और ये सेंटीमीटर होगा। सेंटीमीटर दिया है कि मीटर में दिया है सब? वेल मीटर पर सेकेंड दिया ना, तो मीटर में होगा फिर 3 मीटर। लैम्डा का वैल्यू उठा के इक्वेशन 1 में डालो, सो देयरफॉर x इज इक्वल टू लैम्डा बाय 10 दैट इज इक्वल टू 3/10 दैट इज इक्वल टू 0.3 मीटर आपका आंसर आ जाएगा x का वैल्यू, एंड दैट इज ऑप्शन ए। सिंपल। बढ़ते हैं आगे अगले क्वेश्चन की तरफ। यस, टू वेव्स आर superimposed whose ratio of intensities is 9:1. The ratio of maximum and minimum intensity is, पहले तो डायरेक्ट फॉर्मूला है आपका, दोनों का इंटेंसिटी का रेशियो दे के रखा हुआ है 9/1। अब देखो मैंने आपको बताया था कि इंटेंसिटी जो होता है वो इट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द एम्पलीट्यूड, स्क्वायर ऑफ द एम्पलीट्यूड। तो इसका मतलब I1/I2 क्या हो जाएगा बताओ? इंटेंसिटी A1 का स्क्वायर अपॉन A2 का स्क्वायर। इंटेंसिटी एम्पलीट्यूड के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल है, तो हम लिख सकते हैं I1/I2 इज इक्वल टू A1 स्क्वायर अपॉन A2 स्क्वायर। ठीक है, तो I1/I2 का वैल्यू अगर मैं 9/1 लिख दूँ, तो यहाँ पे आपको A1/A2 का होल स्क्वायर 9/1 हो जाएगा। तो यहाँ से आपको A1/A2 का वैल्यू मिल जाएगा √9/1, एंड दैट इज इक्वल टू A1 प्लस A2 इज इक्वल टू 3/1 हो जाएगा। नाउ सी, हम लोग को पूछा गया मैक्सिमम इंटेंसिटी और मिनिमम इंटेंसिटी। तो आप यहाँ पे मैं लिखता हूँ क्योंकि इसमें शायद फिर कुछ और काम करना रह जाएगा। मैक्सिमम इंटेंसिटी का रेशियो ना, रेशियो ऑफ मैक्सिमम टू मिनिमम, आई मैक्स अपॉन आई मिनिमम जो होता है बच्चों, वो होता है A1 प्लस A2 का स्क्वायर अपॉन A1 माइनस A2 का स्क्वायर। ये लिखा हुआ है फॉर्मूला। मैक्सिमम इंटेंसिटी कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में होता है, जहाँ पे दोनों एम्पलीट्यूड ऐड हो जाते हैं। मिनिमम इंटेंसिटी डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में होता है, जहाँ पे दोनों इंटेंसिटीज दोनों एम्पलीट्यूड सब्ट्रैक्ट हो जाता है। तो अगर आप उसको एक साथ लिखोगे A1 प्लस A2 अपॉन A1 माइनस A2, तो इसको आप होल स्क्वायर लिख सकते हो। अब यहाँ पे हम लोग को A1 अपॉन A2 दिया हुआ है। अगर आप यहाँ पे कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो यूज करना जानते हो, कॉम्पोनेंडो, तो बाय कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो, बाय कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो, तो देखो A1/A2 इज इक्वल टू 3/1 है ना, तो कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो देखो कैसे यूज करते हैं। A1 प्लस A2 अपॉन A1 माइनस A2, आप ऐसे कर दो, इस साइड जो किया वही उस साइड भी करना है। A1 प्लस A2 अपॉन A1 माइनस A2 विल बी इक्वल टू 3 प्लस 1 अपॉन 3 माइनस 1। तो आपका A1 प्लस A2 अपॉन A1 माइनस A2, ये आपका क्या हो जाएगा 4/2 दैट इज इक्वल टू 2/1। करेक्ट। बस ये वैल्यू उठा के यहाँ पे डाल दो, तो 2/1 का जो स्क्वायर होगा वो 4/1 हो जाएगा। तो मैक्सिमम टू मिनिमम इंटेंसिटी 4:1 हो जाएगा, एंड दैट इज ऑप्शन डी। सिंपल। करेक्ट। आगे बढ़े, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, इन अ रेजोनेंस ट्यूब ओपन एट वन एंड द एंड करेक्शन इज 1 सेंटीमीटर। अच्छा, रेजोनेंस ट्यूब के अंदर आ गए हम लोग, याद है ना, जो पानी से ट्यूब को ऊपर खींचते रहते हैं, रेजोनेंस ट्यूब एक्सपेरिमेंट, उसमें लिखा गया है एंड करेक्शन जो है वो 1 सेंटीमीटर का है। तो एंड करेक्शन यहाँ पे देखे रखा हुआ है आपको, इट इज 1 सेंटीमीटर। फॉर द फर्स्ट रेजोनेंस, जब पहला रेजोनेंस होता है, फॉर द फर्स्ट रेजोनेंस
द लेंथ ऑफ द पाइप इज 15 सेंटीमीटर। पहले रेजोनेंस के लिए पाइप का लेंथ 15 सेंटीमीटर है, पाइप का लेंथ 15 सेंटीमीटर है। एंड फॉर द ट्यूनिंग फोक देन फॉर द सेकेंड रेजोनेंस विद द सेम ट्यूनिंग फोक द लेंथ ऑफ द पाइप विल बी। सेकेंड रेजोनेंस के लिए आप पाइप का लेंथ क्या होगा ये बताया गया। ट्यूनिंग फोक फ्रीक्वेंसी देखो, रेजोनेंस ट्यूब एक्सपेरिमेंट में हम लोग फ्रीक्वेंसी, वेलोसिटी, वेवलेंथ सब कुछ सेम रहता है, बस लेंथ चेंज करते जाते हैं। तो पहले फर्स्ट रेजोनेंस के केस में देख लेते हैं। अब आपका जो फर्स्ट रेजोनेंस है वो कैसा था बताओ। पहला ही क्वेश्चन हम लोगों ने किया था इसका फर्स्ट वीडियो में। फर्स्ट रेजोनेंस के केस में ये आपका ट्यूब है और ये आपका पानी मान लो भरा हुआ है यहाँ तक, इसका लेंथ मान लो L1 है। तो ये जो लेंथ होता है आपका, ये लेंथ पूरा एयर कॉलम का लेंथ होता है, मतलब यहाँ पे एंड करेक्शन भी होता है लास्ट में, तो वो एंड करेक्शन के साथ यहाँ से लेकर यहाँ तक पूरा L1 होता है। और ये जो आपका दिख रहा है ना पाइप का लेंथ, ये पाइप का लेंथ अगर मैं L1 लेके चलूँ तो इसका मतलब टोटल लेंथ L1 जो होगा आपका वो होगा L1 प्लस ई, पाइप का लेंथ प्लस एंड करेक्शन। और आपको पाइप का लेंथ 15 सेंटीमीटर दे के रखा हुआ है और एंड करेक्शन 1 दे के रखा हुआ है। मतलब पहला आपका रेजोनेंस का लेंथ, टोटल लेंथ L1 जो होगा वो कितना हो जाएगा, 16 सेंटीमीटर हो जाएगा। चलो इसको फिक्स कर लो। और आप देखोगे यहाँ पे तो ये जो लेंथ है वो किसके बराबर है बताओ। आपको पता है कि फर्स्ट रेजोनेंस में ये कुछ ऐसा होता है जहाँ पे एक एंटी नोड यहाँ बनता है और एक नोड यहाँ पे बनता है ऊपर में। सॉरी उल्टा ही बता दिया मैंने। नीचे में नोड बनता है, यहाँ पे फिक्स है कि नोड बनेगा और ऊपर में एंटी नोड बनेगा। और एंटी नोड के बीच का डिस्टेंस जो होता है वो λ/4 होता है। इसका मतलब L1 का जो वैल्यू होगा वो λ/4 भी होगा, ये भी नोट डाउन कर लो। अब उसके बाद सेकेंड रेजोनेंस पे चलते हैं। सेकेंड रेजोनेंस के केस में देखो क्या होगा। सेकेंड रेजोनेंस में हम क्या करते हैं, इसको लेंथ को बढ़ा देते हैं। हम पानी से फ्रीक्वेंसी, वेवलेंथ सब कुछ सेम है, सेम ट्यूनिंग फोक यूज कर रहे हैं, बस इसको ऊपर उठा देते हैं पानी से और लेंथ बड़ा कर देते हैं। लेंथ बड़ा कर देने के बाद क्या होगा बताओ। अब आपका इस केस में लेंथ बड़ा हो जाएगा और यहाँ पे भी आप देखोगे तो एंड करेक्शन तो लगेगा ही। मान लो ऊपर में आपका एंड करेक्शन यहाँ से लेकर यहाँ तक ई लग रहा है और ये L2 जो है ये इस पाइप का लेंथ है फिलहाल। तो टोटल लेंथ L2 इस बार ऊपर से लेकर नीचे तक क्या होगा बताओ। ये L2 दैट विल बी इक्वल टू L2 प्लस ई। इतना तो क्लियर है। उसके अलावा ये आपका यहाँ पे देखो सेकेंड केस में क्या होता है आपका, ये अगर मैं इसकी बात करूँ रेजोनेंस ट्यूब में ये जो शेप बनता है आपका वेव का, इसमें एक नोड एक्स्ट्रा और एक एंटी नोड एक्स्ट्रा बन जाता है और ये शेप कुछ इस तरीके से बनता है। ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। शेप आपका चेंज हो जाएगा और ये आपका एंटी नोड, यहाँ पे नोड, फिर एंटी नोड, फिर नोड, एक एंटी नोड और एक नोड बढ़ जाएगा। अब आप देखोगे अगर लैम्डा के टर्म्स में इस लेंथ को L2 को, पूरे L2 को यहाँ से लेकर यहाँ तक को, तो क्या होगा बताओ। नोड एंटी नोड के बीच में डिस्टेंस λ/4 होता है, तो ये λ/4, ये 2 λ/4 और ये 3 λ/4, तो ये टोटल डिस्टेंस 3 λ/4 होता है यहाँ से लेकर यहाँ तक। तो मतलब सेकेंड केस में जो आपका लेंथ L2 है दैट L2 इज इक्वल टू 3 λ/4 होता है। लेकिन आप देख सकते हो λ/4 का वैल्यू तो L1 था पहले वाला केस, तो ये आपका L2 जो होगा, इसे रहने दो, ये आपका 3L1 हो जाएगा। नहीं, यहाँ से आप देख सकते हो λ/4 इज L1। पहले के केस में λ/4 के केस में 3 टाइम्स ज़्यादा 3 λ/4 है, तो L2 इज इक्वल टू 3L1 होगा। और टोटल लेंथ ऊपर से लेकर नीचे तक L1 प्लस ई, एंड करेक्शन के साथ हमें L1 का वैल्यू 16 मिला था, तो L2 का वैल्यू कितना मिल जाएगा, 3 × 16 एंड दैट इज इक्वल टू 16 3 = 48 सेंटीमीटर। तो टोटल लेंथ L2 कितना है आपका, 48 सेंटीमीटर। और उन्होंने पूछा क्या है, लेंथ ऑफ द पाइप, यानी कि हमें L2 पूछा गया है, लेंथ ऑफ द पाइप L2 पूछा गया है। ये L2 सेकेंड रेजोनेंस में, सेकेंड रेजोनेंस में हमको L2 लेंथ ऑफ द पाइप स्मॉल L2 पूछा गया है। तो आप इस इक्वेशन का यूज़ कर लो। L2 जो पूरा L2 है वो पाइप का लेंथ L2 प्लस एंड करेक्शन है, और यहाँ पे हम जानते हैं L2 का वैल्यू 48 मिला है हम लोग को, तो 48 इज इक्वल टू L2 प्लस एंड करेक्शन 1 सेंटीमीटर है, वो तो हमें देके रखा है। तो उस हिसाब से L2 का वैल्यू कितना हो जाएगा बताओ, 47 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो 47 सेंटीमीटर सेकेंड केस में आपका वैल्यू आ गया एंड दैट इज ऑप्शन। ठीक है, देखो अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप इसको बहुत फटाफट कर सकते हो। मैं एक एक चीज़ पे जोर इसीलिए दे रहा हूँ ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो और वो आप मिस ना कर जाओ। ठीक है,
मेरा काम फटाफट करना नहीं है, मुझे अगर सॉल्व करना रहेगा तो मैं बहुत जल्दी सॉल्व कर लूँगा, कुछ सेकेंड्स में सॉल्व कर लूँगा, क्योंकि मेरी बहुत प्रैक्टिस हो चुकी है। लेकिन आप तक कॉन्सेप्ट पहुँचना बहुत ज़रूरी है ताकि आप अच्छे से क्वेश्चन को समझो, उसके बाद सॉल्व कर पाओ। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। A string tied between two rigid supports is of length 30 centimeter. Maximum wavelength of a stationary wave produced on it is. देखो मैक्सिमम वेवलेंथ अगर होगा, अगर वेवलेंथ मैक्सिमम होता है, मैक्सिमम वेवलेंथ की अगर हम बात करें तो जब वेवलेंथ मैक्सिमम होता है तो आपकी फ्रीक्वेंसी मिनिमम हो जाती है, मिनिमम फ्रीक्वेंसी। वेवलेंथ बड़ा तो फ्रीक्वेंसी छोटा, तो मिनिमम फ्रीक्वेंसी की बात कर रहे हैं वो। और मिनिमम फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या होता है? मिनिमम फ्रीक्वेंसी का मतलब होता है फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। इसका मतलब वो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी की बात कर रहा है, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। और स्ट्रिंग का जो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी होता है उसमें एक ही लूप बनता है, एन। फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी मतलब एक लूप बनता है, और इसके बीच का जो लेंथ है टोटल वो 30 सेंटीमीटर दिया हुआ है, यहाँ से लेकर यहाँ तक। अब देखो ये लेंथ दो नोड्स के बीच का डिस्टेंस है, दो एडजेसेंट नोड्स के बीच का डिस्टेंस जो होता है वो λ/2 होता है। तो इसका मतलब आपका λ/2 जो है वो 30 सेंटीमीटर के बराबर हो जाएगा। तो लैम्डा का वैल्यू 60 सेंटीमीटर होगा, ये हम पहले ही जान चुके हैं। अब क्या पूछा है देखते हैं। मैक्सिमम वेवलेंथ ऑफ अ स्टेशनरी वेव प्रोड्यूस, ये वेवलेंथ ही पूछा है। देखो ये मैक्सिमम वेवलेंथ होगा, इसके बाद फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी, और उसके बाद अगर वेवलेंथ आपका छोटा होता जाएगा और फ्रीक्वेंसी बढ़ती जाएगी, तो ये सबसे छोटा फ्रीक्वेंसी फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी है, तो वेवलेंथ सबसे बड़ा है, एंड दैट इज 60 सेंटीमीटर। ऑप्शन बी। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन। यस, a wire under tension of 2 kg weight and a wave is traveling through it with some speed. Okay, tension in wire is so increased that the wave travels through it with thrice the original speed. The increase in tension is, अच्छा ठीक है, यहाँ पे इंक्रीज इन टेंशन पूछा है, न्यू टेंशन नहीं पूछा है। इनिशियल टेंशन आपका 2 kg वेट दे के रखा हुआ है। देखो ऑप्शन आपका kg वेट में ही है, तो इसलिए यूनिट चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। सॉरी। और ये किसी स्ट्रिंग में ट्रैवल कर रहा है विद सम स्पीड। लेट्स से कि वो आपका जो स्पीड है वो v1 है। अब टेंशन बढ़ा दिया गया, कितना बढ़ाया हमें नहीं पता, लेकिन टेंशन चेंज कर दिया गया। टेंशन वायर इज सो इंक्रीज, टेंशन ऐसे इंक्रीज किया गया कि आपका जो स्पीड है सेकेंड केस में वो पहले वाले से 3 गुना बढ़ गया, मतलब v2 इज 3 टाइम्स v1, ऐसा बोला गया है। तो अब बताओ टेंशन कितने से बढ़ाया गया है। तो आप फाइनल टेंशन पहले ढूंढो, फिर मैं बताता हूँ कि कितने से टेंशन बढ़ाया गया है। तो आप देखो, अगर एक स्ट्रिंग है तो स्ट्रिंग में जो टेंशन होता है उसका फॉर्मूला क्या होता है। देखो यहाँ पे हम इस इक्वेशन का यूज़ करते हैं, v2 इज इक्वल टू 3v1। तो आपका जो, सॉरी टेंशन का बोला था मैं, स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, इसके अंदर जो ट्रांसवर्स वेव जाएगा उसका स्पीड का फॉर्मूला होता है √t/μ। तो इस केस में क्या आ जाएगा, √t2/μ इज इक्वल टू 3 टाइम्स √t1/μ। म्यू म्यू कैंसिल हो जाएगा। देखो वायर हमने चेंज किया नहीं है, इसलिए म्यू का वैल्यू चेंज नहीं होगा। दोनों तरफ अगर आप स्क्वायर कर दोगे तो t2 इज इक्वल टू 3 का स्क्वायर 9t1 हो जाएगा। अरे यार 9t1 हो जाएगा, है ना। t1 का वैल्यू आप देख चुके हो 2 होता है, तो t2 इज इक्वल टू 9 × 2 दैट इज इक्वल टू 18 हो जाएगा, 18 kg वेट। पर ये 18 kg वेट जो है वो नया टेंशन है। इन्होंने बोला ये है कि द इंक्रीज इन टेंशन, टेंशन इंक्रीज कितना हुआ है, तो इंक्रीज इन टेंशन डेल्टा टी विल बी इक्वल टू t2 माइनस t1। t2 आपका 18 है, t1 आपका 2 है, दैट इज इक्वल टू 16 kg वेट। तो 16 से इंक्रीज किया गया, 2 था 18 किया, 16 से इंक्रीज कर दिया गया। इसका मतलब आपका ऑप्शन सी नहीं आएगा, डी आएगा। ये नहीं आएगा, कितने से इंक्रीज किया गया वो पूछा गया है। क्वेश्चन आप ध्यान से पढ़ो। चलो आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये भाई मच्छर, हाँ। द फ्रीक्वेंसीज ऑफ 2 ट्यूनिंग फोक्स ए एंड बी आर रेस्पेक्टिवली 1.5% मोर एंड 2.5% लेस देन दैट ऑफ द ट्यूनिंग फोक सी। When A and B are sounded together, 12 beats are produced in 1 second. 12 beats per second का यहाँ पे बीट फ्रीक्वेंसी सुनाई देता है अगर A और B दोनों को एक साथ बजाया गया तो। The frequency of tuning fork C is, देखो अब यहाँ पे 3 ट्यूनिंग फोक है A, B एंड C।
तो मैं यहाँ पे इसको ऐसे लिख देता हूँ, C, B और A 3 ट्यूनिंग फोक है। इसमें देखो A एंड B का 1.5% मोर और 2.5% लेस है। मतलब ये कि A जो है, पहले A दिया हुआ है ना, अच्छा C बीच में डाल देते हैं, B और C। मान लेते हैं C का ट्यूनिंग फोक N है और NC है, A का ट्यूनिंग फोक NA है और B का ट्यूनिंग फोक NB है। अब वो ये कह रहा है कि A का, देखो पहले A दिया है, A का ट्यूनिंग फोक A का फ्रीक्वेंसी 1.5% ज़्यादा है C से। मतलब A का जो फ्रीक्वेंसी है वो C से 1.5% ज़्यादा है। मतलब NC प्लस 1.5% ऑफ NC। और इसको लिखोगे कैसे? NC प्लस 1.5% मतलब 1.5/100 NC। ठीक है, ये आपका आ गया फ्रीक्वेंसी ऑफ A। और B का क्या बोला है? 1.5% कम है C से, सॉरी 2.5%। और B का क्या है? 2.5% लेस देन दैट ऑफ ट्यूनिंग फोक C। तो NC माइनस 2.5/100 NC डायरेक्ट लिख दूं मैं। 2.5% मतलब 2.5/100 इंटू NC। ये NA और NB हो गया। अब हमको बोला ये गया है कि A और B अगर आर साउंडेड टुगेदर 12 बीट्स पर सेकेंड आर प्रोड्यूस्ड। तो जो बीट फ्रीक्वेंसी होती है वो हमें पता है N1 माइनस N2 होता है। तो A और B जो है, A और B को अगर एक साथ बजाया गया तो 12 बीट सुनाई देता है पर सेकेंड, तो उसकी बीट फ्रीक्वेंसी 12 हो जाएगी। अब देखो A की फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है, प्लस हो रहा है, B की फ्रीक्वेंसी कम है, तो हम इसको क्या लिखेंगे? NA माइनस NB। इतना बीट सुनाई देगा हमें अगर A और B को बजाया गया है। और ये बीट फ्रीक्वेंसी का वैल्यू देके रखा गया है 12 बीट्स पर सेकेंड। तो N का वैल्यू आपका 12 आ जाएगा। और NA और NB का वैल्यू अगर आप सब्स्टिट्यूट करो तो NC प्लस 1.5 NC प्लस 1.5/100 NC माइनस NC माइनस 2.5/100 NC माइनस 2.5/100 NC। तो देखो NC माइनस NC कैंसल आउट हो जाएगा और 1.5 NC 1.5/100 NC माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस 2.5/100 NC। ये कितना हो जाएगा? 3.54 हो जाएगा आई गेस, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। 2.534, 4/100 NC। 4/100 NC का मतलब होता है NC 4 1 ज़ा 4 25 ज़ा NC/25 आपका 12 हो जाएगा। तो यहाँ पे आपको NC का वैल्यू मिल जाएगा एंड दैट इज इक्वल टू, थोड़ा ज़्यादा नहीं हो गया? 25 इंटू 12 कितना होता है भाई? 25 इंटू 12 कितना होता है? 12 5 ज़ा 60, 24 प्लस 6 30, 300 हर्ट्ज। चेक कर लो भाई कैलकुलेशन सही है कि नहीं। मेरे हिसाब से तो 300 हर्ट्ज ही आ रहा है। ऑप्शन डी 25 इंटू 4, 25 10 ज़ा 250 और 250 प्लस 50 300 बराबर है, ऑप्शन डी आ जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। The lengths of two organ pipes open at both ends are L and L plus D. If they are sounded together, then the beat frequency will be, neglect end correction। अच्छा beat frequency ढूंढना है, मतलब देखो beat frequency बोला मतलब दोनों फ्रीक्वेंसी के बीच का डिफरेंस आपको ढूंढना है। तो एक का लेंथ L है, दो ऑर्गन पाइप ओपन एट बोथ द एंड्स है, तो एक का लेंथ L है और दूसरे का लेंथ L प्लस D है। इफ दे आर साउंडेड टुगेदर देन द बीट फ्रीक्वेंसी विल बी। तो मुझे एक बताओ, देखो फ्रीक्वेंसी का जो फॉर्मूला होता है, इसका फ्रीक्वेंसी मान लो N1 होता है, इसका फ्रीक्वेंसी N2 है, दोनों का फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी है। अब हमें पता है कि फ्रीक्वेंसी जो है वो ओपन एंड के लिए V/12 होता है, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी V/12 होता है। इसका मतलब आपका फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लेंथ है। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, सिंस N इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लेंथ, तो आपका जिसका लेंथ बड़ा होगा उसकी फ्रीक्वेंसी छोटी होगी। अब यहाँ पे साफ साफ देख सकते हो कि L इज लेस देन L प्लस D, सो देयरफॉर N1 इज ग्रेटर देन, क्योंकि इसका लेंथ छोटा है तो इसकी फ्रीक्वेंसी बड़ी होगी, N1 इज ग्रेटर देन N2। तो बीट फ्रीक्वेंसी क्या होगी बताओ? बीट फ्रीक्वेंसी यानी कि फ्रीक्वेंसी का डिफरेंस N1 माइनस N2। अब इसकी फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी का वैल्यू क्या हो जाएगा? ओपन एंड है तो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी का वैल्यू V/2L होता है, और इसका क्या हो जाएगा? V/2L प्लस D हो जाएगा, यही होगा।
चलो अब इसको सॉल्व कर लो, क्या आएगा बताओ। v अपॉन 2 कॉमन ले लो, अंदर 1 अपॉन एल माइनस 1 अपॉन एल प्लस डी हो जाएगा, यही होगा ना। यस यस। चलो तो आगे क्या होगा, v अपॉन 2 एल प्लस डी माइनस एल अपॉन एल एल प्लस डी। देख लो भाई, कैलकुलेशन कर लेना, एल प्लस डी एल क्रॉस मल्टीप्लाई किया, एल और एल कैंसिल हो जाएगा, तो आपका फॉर्मूला आ जाएगा, यहाँ पे वैल्यू आ जाएगा वी डी अपॉन 12 वी डी अपॉन 12 एल प्लस डी। देख लो कहीं है, यहाँ पे दिख रहा है वी डी अपॉन 12 एल प्लस डी, वी डी अपॉन 12, वी डी अपॉन 12 ढूंढो बस, इसी में है वी डी अपॉन 12 और एल प्लस डी, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। When two progressive waves y1 is equal to this and y2 is equal to that are superimposed, the amplitudes of the resultant wave is। तो ये ऑसिलेशन जैसा ही है, आपको क्या करना है, देखो y1 का वैल्यू क्या दिया हुआ, y1 is equal to 4 sin 2x माइनस 60 और y2 का वैल्यू आपको दे के रखा हुआ है यहाँ पे। y2 में कुछ है नहीं क्या यहाँ पे मुझे लगता है मिसिंग है, मैं एक बार क्वेश्चन कंफर्म कर लेता हूँ, नहीं तो सॉल्व करने में गड़बड़ हो जाएगा। नहीं है, कुछ नहीं है, 2x माइनस, ठीक है। तो साइन 2x माइनस 60 माइनस पाई बाई 2। तो देखो अगर कंपेयर करोगे तो इसको एक काम करते हैं, इसका इक्वेशन लिख देंगे y1 इज इक्वल टू a1 साइन kx माइनस ओमेगा टी और प्लस यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं phi1, ठीक है। और y2 के केस में क्या लिखेंगे, y2 इज इक्वल टू a2 साइन kx माइनस ओमेगा टी प्लस phi2, इसका फेज phi2। तो यहां से आप देख सकते हो कि a1 का वैल्यू, एम्पलीट्यूड का वैल्यू, इसका एम्पलीट्यूड का वैल्यू 4 आ जाएगा और यहाँ पे phi1, देखो यहाँ पे कुछ है नहीं, ओमेगा टी की जगह पे 60 आ रहा है, आगे कुछ है ही नहीं, तो इसका मतलब phi1 का वैल्यू आपका 0 आ जाएगा, ठीक है। आगे यहाँ पे देखो यहाँ कुछ नहीं, मतलब 1 है, तो a2 का वैल्यू क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, और यहाँ phi2 का वैल्यू आपको क्लियरली दिख रहा है माइनस पाई बाई 2 है, ओके। तो अब आपका फॉर्मूला क्या होता है बताओ, रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड। रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड ए का फॉर्मूला आपका क्या होगा, अंडर रूट a1 स्क्वायर प्लस 2a1 a2 कॉज phi1 माइनस phi2। यार ये मच्छर ने तंग करके रखा हुआ है, मच्छर है कि कीड़ा है, भगवान जाने क्या है, कौन सा। कॉज phi1 माइनस phi2 और प्लस e2 स्क्वायर, यही फॉर्मूला होता है। तो वैल्यूज डाल दो भाई, a1 का वैल्यू क्या आ रहा है आपका बताओ, a1 इज 4 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 4 इंटू 1 और कॉज, फिर कहीं बैठ गया क्या है, phi1 माइनस phi2, 0 माइनस पाई बाई 2 तो माइनस पाई बाई 2 हो जाएगा, और प्लस आपका क्या हो जाएगा a2 स्क्वायर क्या है 1 का स्क्वायर। अब देखो बच्चों यहाँ पे कॉज माइनस थीटा आपका कॉस थीटा होता है ना, तो कॉस माइनस पाई बाई 2 आपका कॉस पाई बाई 2 हो जाएगा। कॉस पाई बाई 2 मतलब कॉस 90 डिग्री, और कॉस 90 डिग्री होता है 0, तो ये पूरा हिस्सा 0 बन जाएगा, बचेगा क्या सिर्फ 4 का स्क्वायर और 1 का स्क्वायर। तो a का वैल्यू हो जाएगा अंडर रूट 4 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू 16 प्लस 1 17, अंडर रूट 17 आपका आंसर आ जाएगा, ऑप्शन डी। दैट्स इट। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 46, अ पाइप क्लोज्ड एट वन एंड हैज लेंथ 85 सेंटीमीटर, द नंबर ऑफ पॉसिबल नेचुरल ऑसिलेशंस ऑफ एयर कॉलम हुज फ्रीक्वेंसीज लाई बिलो 1.2 किलो हर्ट्ज। अब 1.2 किलो हर्ट्ज का मतलब क्या होता है, 1.2 किलो हर्ट्ज का मतलब, किलो मतलब होता है, किलो मतलब 10⁻3, तो ये 10⁻3 हर्ट्ज हो जाएगा, इसका मतलब ये 1200 हर्ट्ज हो जाएगा। तो 1200 हर्ट्ज के नीचे कितने पॉसिबल फ्रीक्वेंसीज हैं, नेचुरल फ्रीक्वेंसीज, पाइप क्लोज्ड एट वन एंड का जिसका लेंथ 85 सेंटीमीटर है, ऐसा पूछा गया है। तो आप एक काम करो, देखो यहाँ पे एयर साउंड का जो वेलोसिटी है वो मीटर पर सेकेंड में दिया हुआ है, लेंथ सेंटीमीटर में, तो आपको इस बार कन्वर्ट करना पड़ेगा। 85 सेंटीमीटर को आप कन्वर्ट कर सकते हो 85 इंटू 10⁻²⁻² मीटर में। आपको स्पीड दे के रखा हुआ है 340 है ना,
340 मीटर पर सेकेंड, बहुत बढ़िया। और पाइप क्लोज एट वन एंड बोला गया है, पाइप क्लोज एट वन एंड। तो इसका पहले एक काम करो, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी निकाल लो, ठीक है। इसको मैं कैपिटल एन लिख देता हूँ, ये दी हुई फ्रीक्वेंसी है। पाइप क्लोज एट वन एंड के लिए फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी V/4L होता है, पहले ये निकाल लेते हैं, उसके बाद देखते हैं कि 1200 हर्ट्ज के नीचे कितनी फ्रीक्वेंसी आएगी। V/4L, V का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 340 दिया हुआ है। 340 डिवाइडेड बाय 4 मल्टीप्लाइड बाय लेंथ, L कितना है, 85 इंटू 10⁻², 85 इंटू 10⁻²। अब इसको भाई सॉल्व करो, सॉल्व करोगे तो 4 1 ज़ा 4, 4 4 4 4 4, 4 8 ज़ा 32, 8 4 32 होता है या, और 4 5 ज़ा 20, तो 85 आ गया। 85 कैंसिल कर लो, 10⁻² ऊपर चला जाएगा तो ये 100 हर्ट्ज आ जाएगा। अब फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी आपकी आ गई 100 हर्ट्ज। और पाइप क्लोज्ड एट वन एंड में सिर्फ ऑड हार्मोनिक्स प्रेजेंट होते हैं, मतलब n, 3n, 5n, 7n एंड सो ऑन। तो ठीक है, मतलब पहली फ्रीक्वेंसी इसकी 100 हर्ट्ज की होगी, फिर इसके अंदर जो दूसरी फ्रीक्वेंसी होगी वो 300 हर्ट्ज की होगी, फिर 500 हर्ट्ज की होगी, फिर 700 हर्ट्ज की होगी, फिर 900 हर्ट्ज की होगी, ऐसे ही होगा ना फिर 1100 हर्ट्ज का होगा, और उसके बाद 1300 हर्ट्ज का होगा। लेकिन 1300 हर्ट्ज हम कंसिडर नहीं करेंगे, रीज़न क्या है, इन्होंने इससे लेस बोला है, 1200 हर्ट्ज से कम बोला है। तो 1200 हर्ट्ज से कितने फ्रीक्वेंसीज पॉसिबल है, 1 2 3 4 5 6 फ्रीक्वेंसीज पॉसिबल है, दैट इज ऑप्शन। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल, टू नियरेस्ट हार्मोनिक्स ऑफ अ ट्यूब क्लोज्ड एट वन एंड and open at the other are 220 hertz and 260 hertz. The fundamental frequency is two nearest harmonics of a tube closed at one end and open at other. अच्छा ओके, एक ही है, ओके ठीक है, मतलब एक एंड इसका ओपन है, दूसरा एंड क्लोज्ड है, ऐसा दिया हुआ है। इसका टू नियरेस्ट हार्मोनिक्स, अब देखो इसका टू नियरेस्ट हार्मोनिक्स क्या होगा बताओ। मान लो एक, जैसे इसकी हार्मोनिक्स क्या होते हैं, एन, जो क्लोज्ड एंड है उसमें क्या क्या प्रेजेंट होता है, n, 3n, 5n, 7n, यही हार्मोनिक्स प्रेजेंट होते हैं। तो नियरेस्ट हार्मोनिक का मतलब एक के बाद दूसरा, जैसे वो 3n 5n भी हो सकता है, 5n 7n भी हो सकता है, n 3n भी हो सकता है, मतलब एक के बाद दूसरा, इसको नियरेस्ट हार्मोनिक्स बोलते हैं। तब वो कौन सा हार्मोनिक ये तो नहीं दिया हुआ है, लेकिन एक के बाद दूसरा दो नियरेस्ट हार्मोनिक देके रखा हुआ है, 220 हर्ट्ज और 260 हर्ट्ज। अब देखो कई बार ये लोग नियरेस्ट हार्मोनिक्स बोलेंगे, तो कई बार क्वेश्चन में इसी को जो है वो कॉन्सिक्यूटिव हार्मोनिक्स बोल देंगे। कॉन्सिक्यूटिव और नियरेस्ट ये दोनों का मतलब सेम रहेगा, ये ध्यान रखना। तो अब कौन सा दिया तो हमें नहीं पता, लेकिन हमें ये ज़रूर पता है कि दो नियरेस्ट हार्मोनिक के बीच का डिफरेंस क्या होगा। ठीक है, डिफरेंस जो होता है दो नियरेस्ट हार्मोनिक के बीच का, वो देखो क्या होता है, 3n माइनस n क्या होगा, मतलब हायर में से लोअर माइनस करोगे तो 2n होगा, या फिर 5n माइनस इस वाले में से इसको माइनस करो तो 5n माइनस 10 कितना होगा, 2n होगा, या इस वाले में से इसको माइनस करोगे तो 7n माइनस 5n 2n होगा। मतलब डिफरेंस हमेशा 2n का होता है, कोई भी हार्मोनिक रहने दो उससे फर्क नहीं पड़ता है, डिफरेंस हमेशा आपका, अगर कॉन्सिक्यूटिव हार्मोनिक है तो बड़े में से छोटे को माइनस करोगे तो हमेशा डिफरेंस आपको 2n आएगा, जहाँ पे n आपका फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी है, सबसे लोएस्ट फ्रीक्वेंसी फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। इन्होंने फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ही बोला है। अब ये कोई भी हार्मोनिक्स रहने दो, इन्होंने दो नियरेस्ट हार्मोनिक लिख के रखा हुआ है, 220 हर्ट्ज और दूसरा 260 हर्ट्ज, तो एक के बाद दूसरा है ये, तो इतना तो तय है कि इन दोनों के बीच का डिफरेंस 2n होगा। तो डिफरेंस 260 माइनस 220 कर दो, 260 माइनस 220, और ये 2n के इक्वल होगा, तो ये कितना हो जाएगा, 40 इज इक्वल टू 2n, तो n का वैल्यू आपका 20 हर्ट्ज आ जाएगा। तो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी आपका 20 हर्ट्ज आ गया, एंड दैट इज ऑप्शन डी। ठीक है, बढ़े आगे अगले क्वेश्चन की तरफ। सी, अ पाइप क्लोज्ड एट वन एंड प्रोड्यूसेस अ फंडामेंटल नोट ऑफ फ्रीक्वेंसी v, v फ्रीक्वेंसी देके रखा है, अच्छा ठीक है चलो। The pipe is cut into two pipes of equal lengths. The fundamental frequencies produced in the two pipes are, a pipe closed at one end produces a fundamental note. अच्छा, ये थोड़ा सा घुमा फिरा के दिया हुआ क्वेश्चन। देखो ये आपका पाइप है,
चलो इसको और अच्छे से बनाते हैं। ये आपका पाइप है, इसका टोटल लेंथ L है, ठीक है। द पाइप इज, इसका फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी V है, स्मॉल v लेके चलते हैं हम लोग। फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला होता है V अपॉन, ये कैपिटल V अपॉन 2L। तो अब क्योंकि यहाँ पे फ्रीक्वेंसी भी V ही लेके रखा हुआ है तो मैं स्मॉल v लिख दे रहा हूँ, दैट इज V बड़ा लिख रहा हूँ मैं, V अपॉन 2L। ये इसका आपका फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी इसका आ गया जब पाइप क्लोज एट वन एंड, सॉरी V अपॉन 12, क्लोज एट वन एंड है ना, तो V अपॉन 4L हो जाएगा। आई एम एक्सट्रीमली सॉरी, इट वुड बी V अपॉन 4L, ठीक है। उसके बाद क्या बोला है बताओ, इसको दो पार्ट में कट कर दिया गया। अब दो पार्ट में कट करोगे तो देखो बीच में से कट करोगे तो एक तो भाई दोनों हिस्सा खुला रहेगा और नीचे वाला हिस्सा जो इसका बचेगा ये बंद हो जाएगा, और दोनों का लेंथ L/2 L/2 होगा, क्योंकि आधे आधे में काट दिया ना, इसका लेंथ L/2, इसका लेंथ L/2। तो एक तो ओपन पाइप बन गया, दोनों एंड से ओपन है, और एक एंड से क्लोज्ड हो गया। तो अगर मैं इसकी फ्रीक्वेंसी यहाँ पे N1 लिखूँ, N1, तो इसकी फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला क्या होता है, ओपन एंड ओपन, अगर दोनों एंड से ओपन रहा तो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला होता है V अपॉन 2L। तो 2L/2 हो जाएगा, 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा V अपॉन L। अगर मैं ऊपर नीचे 4 से मल्टीप्लाई कर दूं, ऊपर नीचे 4 से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये क्या हो जाएगा, 4V/4L, ऐसे ही होगा ना, 4V/4L, ऊपर नीचे 4 से मल्टीप्लाई कर दिया। और हमें पता है 4V अपॉन 4L जो है वो स्मॉल v है जो इसकी फ्रीक्वेंसी थी, तो ये 4V अपॉन 4L 4V हो जाएगा। तो पहले वाले की फ्रीक्वेंसी तो 4V होगी, ठीक है। तो एक फ्रीक्वेंसी हमें मिल गया कि 4V है। चलो अब उसके बाद V जो तुम्हारा है स्मॉल लेटर का है V। अब क्लोज्ड वाले की बात करते हैं, तो ओपन वाले का हो गया, क्लोज्ड वाले का क्या बताओ। क्लोज्ड वाले की जो फ्रीक्वेंसी है मैं N2 ले लेता हूँ, और क्लोज वाले का फ्रीक्वेंसी होता है V अपॉन 4L। तो L लेकिन फिर L/2 है ना इसमें भी, तो L/2। एक काम करो इसको अब क्या करोगे, इस 2 को ऊपर लेके चले जाओ, काटो मत, 2 को ऊपर लेके चले जाओ, तो क्या हो जाएगा 2 टाइम्स V अपॉन 4L, एंड अगेन V अपॉन 4L क्या हो जाएगा, यही फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी V, तो ये आपका 2V हो गया। तो सेकेंड मतलब आपके पास अगला फ्रीक्वेंसी क्या आ गया 2V, तो एक 2V होगा और एक 4V होगा, दैट इज ऑप्शन डी। तो आगे आधा काट दिया तो एक ओपन पाइप बन जाएगा, एक क्लोज पाइप बन जाएगा। इसकी फ्रीक्वेंसी 4V आई, इसकी फ्रीक्वेंसी 2V आई, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे अगले क्वेश्चन की तरफ। क्या है देखो, अ सिंपल हार्मोनिक प्रोग्रेसिव वेव इज रिप्रेजेंटेड एज y इज इक्वल टू a sin 2π/nt माइनस x बाय लैम्डा, ठीक है। सेंटीमीटर दिया हुआ ये ध्यान रखना, सेंटीमीटर। इफ द मैक्सिमम पार्टिकल वेलोसिटी इसकी बात मैं कर चुका हूँ, इज 4 टाइम्स द वेव वेलोसिटी, देन द वेवलेंथ ऑफ द वेव इज। अब देखो आपका जो वेव बनता है इसमें एक तो वेव की वेलोसिटी होती है, और वो वेव की वेलोसिटी क्या होती है आपका, v इज इक्वल टू n लैम्डा, ये हो गई आपकी वेव वेलोसिटी, ठीक है। दूसरा क्या होता है आपका, पार्टिकल ऑसिलेट करता है ऊपर नीचे y एक्सिस पे, तो ये जो पार्टिकल ऑसिलेट करता है ये SHM परफॉर्म करता है, और SHM में हमें पता है कि पार्टिकल का वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है ω√a² माइनस x²। पर क्योंकि यहाँ पे आपका डिस्प्लेसमेंट पार्टिकल का y एक्सिस पे हो रहा है, इसलिए हम यहाँ पे a² माइनस y² ले लेंगे, ω√a² माइनस y² ले लेंगे। आई बात समझ में, ठीक है। अब यहाँ पे इन्होंने क्या बोला है, मैक्सिमम पार्टिकल वेलोसिटी। पार्टिकल का वेलोसिटी मैक्सिमम क्या होगा, याद करो SHM में पार्टिकल का मैक्सिमम वेलोसिटी क्या था, ओमेगा इंटू ए था, तो ये ओमेगा इंटू ए हो जाएगा। अब सवाल पे आते हैं कि मैक्सिमम पार्टिकल वेलोसिटी जो है वो 4 टाइम्स वेव वेलोसिटी है। इनके कहने के हिसाब से मैक्सिमम पार्टिकल वेलोसिटी जो है वो 4 टाइम्स वेव वेलोसिटी है, तो मैक्सिमम पार्टिकल वेलोसिटी ओमेगा ए हो जाएगा। और वेव वेलोसिटी क्या होता है हमें पता है, n लैम्डा होता है, v इज इक्वल टू n लैम्डा। अब चाहिए क्या इनको, देन द वेवलेंथ ऑफ द वेव इज, अच्छा वेव का वेवलेंथ चाहिए लैम्डा। अब देखो आप ओमेगा का फॉर्मूला लिख दो 2πn a इज इक्वल टू 4n लैम्डा, और यहाँ से n और n कैंसिल हो जाएगा, तो लैम्डा 2 1 से 2 2 हो जाएगा, तो लैम्डा का वैल्यू πa/2 हो जाएगा, πa/2,
πa/2 एंड दैट इज ऑप्शन बी। चलो इस वीडियो के लास्ट क्वेश्चन पे चलते हैं बच्चों, और उसके बाद फिर आपका एक लास्ट वीडियो और आएगा जिसमें बाकी सारे बचे हुए क्वेश्चंस कवर कर लिए जाएंगे। ठीक है, तो ये लास्ट क्वेश्चन इस वीडियो के लिए आप देख सकते हो सामने। द एम्पलीट्यूड ऑफ अ वेव रिप्रेजेंटेड बाय डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन y इज इक्वल टू, तो वेव का इक्वेशन दे रखा है y इज इक्वल टू 1/√a sin ओमेगा t प्लस 1/√b cos ओमेगा टी विल बी। अच्छा, इसका एम्पलीट्यूड पूछा गया है, तो मतलब टोटल एम्पलीट्यूड पूछा गया है। तो आप देखो यहाँ पे ये दो वेव का मिक्सचर है, अगर आप ध्यान से देखोगे तो एक वेव यहाँ पे रिप्रेजेंट हो रहा है, इसमें साइन ओमेगा टी आ रहा है, और दूसरा यहाँ पे आ रहा है। मेरे हिसाब से अब ये कौन सा वेव है, ये मुझे लगता है वेव के अंदर का पार्टिकल की बात हो रही है। खैर जो भी ये पार्टिकल ऑसिलेट कर रहा है उसका इक्वेशन लिख के रखा हुआ है। तो अगर मैं इससे कंपेयर करूँ यहाँ पे, तो ये इक्वेशन बन जाएगा आपका a साइन ओमेगा टी प्लस b कॉस ओमेगा टी, और हमें इन दोनों को ऐड करना है। तो यहाँ पे रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड चाहिए, और दो एम्पलीट्यूड आपको दे के रखा हुआ है, a और b, या फिर a1 लिख दो यहाँ पे, उसको a2 लिख दो। a1 और a2 का वैल्यू दे के रखा हुआ है। ठीक है, उसके अलावा अगर हम ऐड करते हैं तो याद रखना साइन और कॉस दोनों एक ही इसमें होना चाहिए, एक ही टर्म्स में होना चाहिए। यहाँ पे साइन है तो यहाँ पे भी साइन होना चाहिए, यहाँ पे कॉज है तो यहाँ पे भी कॉज होना चाहिए, ताकि फेज डिफरेंस भी हम देख पाए। फेज डिफरेंस भी मैटर करता है, तो हम इसे कन्वर्ट कर देते हैं a1 साइन ओमेगा टी और प्लस a2 कॉज को साइन के टर्म्स में आप लिख सकते हो साइन π/2 प्लस ओमेगा टी, या ओमेगा टी प्लस π/2। साइन π/2 प्लस थीटा कॉस थीटा होता है, साइन π/2 प्लस थीटा कॉस थीटा होता है। तो कॉस थीटा को मैंने क्या लिख दिया, साइन π/2 प्लस थीटा। तो आप देख सकते हो यहाँ पे एम्पलीट्यूड a1 का वैल्यू क्या है बताओ, a1 इज इक्वल टू 1/√a। एम्पलीट्यूड a2 का वैल्यू क्या है बताओ, a2 का वैल्यू 1/√b। और इसका फेस क्या है बताओ, साइन ओमेगा टी के बाद कुछ नहीं रखा है यहाँ पे, तो इसका फेस φ1 का वैल्यू 0 हो जाएगा, और इस केस में इसका फेस कितना है बताओ, φ2 का वैल्यू π/2 हो जाएगा। तो इसका फेस 0 और इसका इनिशियल फेस की बात करो, इसका इनिशियल फेस π/2। ये सारे वैल्यूज आ गए। अब आपको पता है कि रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड a का फॉर्मूला क्या होता है, √a1² प्लस 2a1a2 कॉस φ1 माइनस φ2 प्लस a2², यही होता है। सारे वैल्यूज डाल दो, रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड पूरे वेव का आपको मिल जाएगा। पूरे वेव का इन्होंने रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड पूछा है, तो बस a1 1/√a 1/√b स्क्वायर करोगे तो क्या हो जाएगा, 1/a प्लस 2 1/√a 1/√b कॉस φ1 का वैल्यू होता है 0, φ2 का वैल्यू π/2, तो ये सीधा π/2 हो जाएगा, माइनस π/2 हो जाएगा, माइनस कर रहे हैं ना। अब प्लस यहाँ पे a2 का स्क्वायर मतलब 1/√b का स्क्वायर, दैट विल बी 1/b। अब देखो cos माइनस π/2 हमने देखा था, माइनस π/2 विल बी इक्वल टू cos π/2। cos π/2 मतलब 90 डिग्री, और वो 0 होता है, cos 90 डिग्री 0 होता है, तो बीच वाला पूरा हिस्सा ही गायब हो जाएगा। तो बीच वाला पूरा हिस्सा गायब हो जाने के बाद क्या बचेगा, √1/a प्लस 1/b, एंड दैट इज इक्वल टू b प्लस a/ab। ये आपका रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड है, b प्लस a/ab, या इसको आप ऐसे लिख सकते हो √a प्लस b/ab। एक ही बात हो गई, और ये मेरे हिसाब से मुझे दिखाई दे रहा है यहाँ पे ऑप्शन डी का। ठीक है, तो इस तरीके से आप क्वेश्चंस को अच्छे अटेम्प्ट कर सकते हो। होपफुली आपके कॉन्सेप्ट जो है इन क्वेश्चन से क्लियर होते जा रहे हैं। तो इस वीडियो में बच्चों बस इतना ही। बाकी जो भी क्वेश्चंस हैं वो हम लोग अगले वीडियो में कवर करके, एक और वीडियो आएगा और आपका ये टॉपिक भी खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो उसके बाद नया चैप्टर चालू करेंगे, बिल्कुल ही। तो इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।